तो हेलो मेरे प्यारे भाई, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने क्या कहते हैं, वीडियो से नहीं, वीडियो में पूरा हम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं, पूरा एकदम डाइस पढ़ने वाले हैं। और ये एकदम वन शॉट वीडियो होने वाला है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लोगे ना, तो आपसे एक भी ऐसा डाइस का सवाल नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि एकदम जीरो से हीरो लेवल तक का मैं पढ़ाऊंगा डाइस में। एक तो डाइस आसान चैप्टर है दोस्तों, ये तो सबसे पहले आप मान लो कि डाइस एक वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है पूरी रीजनिंग का, है ना। तो इसको हम और इसको मैं समझाऊंगा भी इतने अच्छे से, कई सारे मैं प्रश्न लेकर आऊँ, इतने सारे क्वेश्चंस लेकर आऊँ, इन सभी को एकदम अच्छे से करेंगे, है ना। और इवन आपको ये वाला क्वेश्चन दिखाऊं तो बहुत सारे मतलब अलग अलग मैंने अलग अलग तरीके के मैंने सवाल लेकर आया हूँ। ठीक है? तो जितने भी, चाहे वो डबल क्यूब के हो, ट्रिपल क्यूब के हो, या एक से ज़्यादा क्यूब के हो, ओपन क्यूब के हो, या फिर अगर क्लोज्ड क्यूब है तो उसको ओपन क्यूब किस तरीके से बनाया जाए, वो सारे हर तरीके के जो सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी तरीके के मैं सवाल एकदम टाइप वाइज में करके लेकर आया हूँ। तो आप इस बार से तो बिल्कुल बिल्कुल चिंता मत करो कि हाँ, क्या इस वीडियो से केवल प्रैक्टिस प्रैक्टिस की जाएगी या फिर रिवीजन के लिए बेस्ट है, नहीं, बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से बताऊंगा। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, डाइस मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये तो सबको पता होगा, जो भी हम वो लूडो छक्का वाला खेलते हैं तो जो छक्का होता है उसी को इंग्लिश में बोलते हैं हम डाइस। ठीक है? तो एक्चुअली में वो जो डाइस होता है ना, वो अलग होता है, वो डिफरेंट डाइस होता है। और यहाँ पर जो हम जिससे हमारे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो डिफरेंट डाइस होता है। देखो, डाइस दो तरीके के होता है। डाइस कितने तरीके का होता है? दो तरीके का होता है। एक होता है अपना स्टैंडर्ड, एक क्या होता है अपना, एक होता है अपना स्टैंडर्ड डाइस, और वहीं पे अपना दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है अपना जनरल डाइस। ठीक है? एक्चुअली में जो हम लूडो छक्का जो होता है ना, जो वाला जो हम खेलते हैं, जो लूडो में खेलते हैं, जो डाइस होता है वो स्टैंडर्ड डाइस होता है। स्टैंडर्ड डाइस की क्या पहचान होती है? उसकी जो भी अपोजिट सर्फेसेस रहेंगे ना, वो उनका जो सम होगा वो 7 होगा। जैसे आपको एक डाइस का एग्जांपल भी देके बताता हूँ। ठीक है? जैसे अपने पास ये क्या है, एक डाइस है। ठीक है? अब ये एक डाइस है। ठीक है? अब ये मैंने एक डाइस बनाया। अब यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1, यहाँ पे ले लेता हूँ 2, यहाँ पे ले लेता हूँ 3। तो देखो, स्टैंडर्ड डाइस में क्या कंसेप्ट होता है, स्टैंडर्ड डाइस में ये होता है ना, अगर यहाँ पर 1 है, ये मुझे अगर सामने 1 दिख रहा है, ये मुझे क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो इसके जो पीछे वाला साइड होगा ना, वो 6 होगा कहीं ना कहीं। वो क्या होगा, वो 6 होगा कहीं ना कहीं। ऐसे ही अगर ये 3 है ऊपर, तो इसके नीचे क्या होगा हमारा, 4 होगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, 5 होगा। तो कुल मिला के स्टैंडर्डाइज में ये होता है कि हमारे जितने भी सर्फेसेस होते हैं वो इस तरीके से अरेंज होते हैं कि उनका जो अपोजिट सर्फेस होता है, मतलब अगर इधर है तो इधर वाला जो होगा ना, उन दोनों का सम मिला के 7 होगा। मैं आपको फील भी करवा सकता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है? गूगल क्रोम पे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे पिन भी कर रखा है। ठीक है? देखो, यहाँ पे 3D मॉडल जब आप देखोगे ना तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है? खैर, इससे हमारे सवाल बहुत ही कम आते हैं, लेकिन इससे भी एक प्रश्न है हमारे इसमें, तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। ठीक है? तो आप यहाँ पे देखो, जैसे आप इसको देखो, ये क्या हमारा, ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। जब आप इसको ध्यान से देखोगे ना, जैसे यहाँ पे देखो 6 है ना, तो इसके पीछे देखोगे, देखो 1 दिखा है। तो ये क्या हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। मतलब स्टैंडर्ड डाइस हमारा इस तरीके से होता है ना कि अगर उसका इधर का फेस, अगर यहाँ पे 6 है तो उसके पीछे क्या होगा हमारा, 1 होगा। अगर देखो यहाँ 5 है तो इसके पीछे क्या होगा, 2 होगा। और 3 वाला भी देखो, अगर यहाँ पे 3 है तो इसके पीछे क्या है, 4 है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है? तो ये क्या हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस किस तरीके से होता है, जो भी उसके अपोजिट सर्फेसेस होते हैं उनका सम क्या होगा, 7 होगा। वो मैंने आपको फील भी करवा दिया। लेकिन हमारे जो ज्यादातर जो भी सवाल आते हैं ना, वो स्टैंडर्ड डाइस से नहीं आते, वो आते हैं अपने जनरल डाइस से। देखो, जो स्टैंडर्ड अपना जो डाइस अपना स्टैंडर्ड नहीं है वो जनरल होगा। जनरल का मतलब उसके जो अपोजिट सर्फेसेस होंगे उनका जो सम होगा वो 7 नहीं होगा। ठीक है? जैसे यहाँ पे देखो, अगर 1 के यहाँ पे अगर आ गया, उसके अपोजिट सरफेस अगर 6 आ गया, तो वो क्या है अपना स्टैंडर्ड सरफेस, स्टैंडर्डाइज। लेकिन एक केवल 1 के अपोजिट 6 आ गया ना, तो वो स्टैंडर्डाइज नहीं माना जाएगा। उन तीनों जो उसके सर्फेसेस हैं उसके अपोजिट ऐसे सरफेस होना चाहिए कि तीनों का समान आना चाहिए। जैसे अगर मैंने यहाँ पे 2 लिया ना, तो 2 के अगला क्या आना चाहिए, 2 के अपोजिट क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ऐसे अगर मैंने 3 लिया, 3 के अपोजिट क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तभी ये स्टैंडर्डाइज माना जाएगा। अगर इसमें से एक भी कंसेप्ट, अगर एक भी यहाँ पे सम मैच नहीं किया, तो वो जनरलाइज में कैटेगराइज हो जाएगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे ले लिया, चलो 2 के अपोजिट क्या ले लिया, 5 ले लिया। अब यहाँ से आपके दिल में थोड़ा बहुत तो लग रहा होगा कि हाँ स्टैंडर्डाइज है, लेकिन वहीं पे अगर मैंने यहाँ पे 3 के अपोजिट 1 कर दिया और 4 के अपोजिट 6 कर दिया ना, तो ये स्टैंडर्डाइज नहीं है, अब ये जनरलाइज है। जनरलाइज मतलब उसके जो अपोजिट सर्फेसेस होंगे उनका जो सम होगा वो अब 7 के बराबर नहीं है। भाई, डाइस में किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, डाइस में यही तो पूछा जाता है कि अपोजिट सर्फेसेस, आप इसका बताओ
जैसे क्या करेगा, आपके सामने इस तरीके से, यहाँ पे सपोज मैं ऐसे ही बना देता हूँ, यहाँ पे एक दो डाइस और ये तीन डाइस, ये चार डाइस, ये कितने भी डाइस जितना भी एग्जामिनर का मन करे वो इतने सारे डाइस दे देगा। और सपोज यहाँ पे इनके ये जैसे फेसेस भी बना देता हूँ, चलो ठीक है, तुम्हारे कहने पे फेसेस भी इनके मैं बना ही देता हूँ। और जैसे ये अपने पास ये चार डाइस हैं, ठीक है, और उनकी वो नेमिंग कर देगा, यहाँ पे चार, तीन, यहाँ पे एक कर देगा, यहाँ पे दो, यहाँ पाँच, यहाँ तीन कर देगा, यहाँ पे चार, यहाँ छः, यहाँ पे दो कर देगा, यहाँ पे पाँच, यहाँ पे दो कर देगा, यहाँ पे छह कर देगा। अब वो ये पूछेगा ना, जैसे आपके सामने यहाँ पे चार डाइस है और वो बोल देगा किसी भी एक सरफेस को उठा लेगा, सपोज वो चार को उठा लेगा, बोलेगा फोर के अपोजिट बता दो, फोर के अपोजिट वाली सरफेसेस क्या होगी। या अगर वो फोर को उठा लेगा और फोर को बोलेगा अगर फोर अपना टॉप पर है तो बताओ बॉटम पे क्या है। भाई जो चीज टॉप पे है उसके बॉटम पे उसका अपोजिट सरफेसेस तो होगा। तो इसी तरीके से सवाल पूछेगा। अब जैसे मैं आपसे आपको यहाँ पे एक सवाल देता हूँ, जो कॉमन तरीके के सवाल आते हैं, जैसे दो डाइस दिया रहता है। सबसे पहले मैंने सारी जितने भी क्वेश्चन किए अरेंज, उन सभी को एकदम टाइप वाइज अरेंज किए। तो सबसे पहले हम दो डाइस सीखेंगे, फिर तीन डाइस सीखेंगे, फिर चार डाइस सीखेंगे। तीन डाइस मतलब दो से ज्यादा अगर डाइस दे रखे तो उसमें हम कैसे पहचाने कि इसके अपोजिट क्या होगा, इसके अपोजिट। अगर तीन से ज्यादा दिए रहे तो उसमें क्या, किस तरीके से हम फाइंड करें कि इसके अपोजिट सरफेस क्या होगा। अगर ओपन डाइस दिया रहे, ओपन डाइस मतलब देखो मैं सब आपको बताऊंगा, ठीक है, आप चैन से बैठो, एकदम कॉपी किताब लेके बैठो, नोट्स वगैरह बनाना तो नोट्स वगैरह बनाओ, वरना मैं तो आपको कहूंगा तो केवल आप देखो, पॉपकॉर्न लेकर बैठो, देखो, है ना। क्योंकि मैं आपको समझाने इस तरीके से वाला हूँ कि मतलब पॉपकॉर्न का मतलब पॉपकॉर्न लेके तो बैठो, लेकिन एक रफ कॉपी ले लो। क्योंकि जब जब मैं सवाल आपको कराऊंगा, सबसे पहले कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर उस पर दो चार सवाल करवाऊंगा, फिर से कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर पांच छह सवाल करवाऊंगा। तो जब मैं कंसेप्ट समझाऊंगा ना, वो आप समझो केवल, ठीक है। क्योंकि अब ये नोट्स बनाने का समय नहीं रहेगा, अब एग्जाम एकदम पास आ गए हैं, ठीक है। तो आप केवल नोट्स वाली वो लेके रिवीजन कॉपी बैठो लेके, कोई भी रफ कॉपी, और फिर यहाँ पे जो भी मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ उस पर मैं सवाल करवाऊंगा। आप उन सवाल को खुद से करने की कोशिश करना, वीडियो को पॉज करके। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया, यहाँ मैंने दो डाइस लिए, सपोज ये अपना पहला डाइस है, ठीक है, और ये अपना एक डाइस यहाँ पे मैंने बना लिया, ठीक है। अब सपोज मैं ये इनके यहाँ पे सर्फेसेस के नेमिंग कर देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ दे दिया दो, छः और चार, यहाँ मैंने दे दिया चार, पाँच और यहाँ पे तीन दे दिया। अब मैंने आपसे यहीं पे पूछ लिया अगर फोर अपना टॉप पे है तो बताओ बॉटम पे अपना क्या होगा। भाई इसका मतलब क्या है, जो चीज टॉप पे है उसके अपोजिट सरफेस वाला बॉटम पे हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, यहां तक तो आपको समझ में आया। अब देखो जब भी अगर दो डाइस दिया रहे ना तो आपको कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले दो डाइस, देखो दो डाइस भी जब दिया रहता है ना तो वहां पे आपको जरूर ऐसी सिचुएशन मिलेगी, ऐसी कंडीशन मिलेगी उन दोनों डाइस में कभी ना कहीं एक जो चीज रहेगा, एक जो सरफेस रहेगा ना वो कॉमन रहेगा। एक जो सरफेस रहेगा वो क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, ठीक है। एक सरफेस अपना कॉमन रहेगा। वहीं अगर दो सरफेस भी कॉमन रहता है, दो सरफेस जो कॉमन रहता है वो तो बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन है, बहुत ही, वो उस पर भी मैंने सवाल करवाए हैं, उस पर मैंने सवाल इंक्लूड किए हैं, तो आप बेफिक्र रहो, उस पर भी हम सवाल करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि वन सरफेस अगर कॉमन कैसे है, तब हम कैसे फाइंड करेंगे। जैसे इन दोनों डाइस में आप देखोगे तो एक सरफेस कॉमन आपको मिलेगा, देखो यहाँ पर भी चार है और यहाँ पर भी चार है, तो ये सरफेस अपना क्या है, कॉमन है। मतलब इन दोनों सरफेस पे अपना चार चार है, दोनों डाइस में इन दोनों सरफेस पे अपना चार चार है। अब वो कहीं भी हो सकता है, मान लो चार यहाँ पर भी हो सकता है और चार यहाँ पर भी, तब भी क्या है, चार दोनों में क्या है, कॉमन है। अगर मान लो यहाँ पे मैंने इस चार की जगह अगर मान लो यहाँ पे पांच रहता, ठीक है, अब देखो पांच कॉमन है दोनों में, यहाँ पर पांच है, यहाँ पर पांच है। तो ऐसा नहीं कि इस डाइस में अगर यहाँ पर चार है तो इस डाइस में भी यहीं पे चार, नहीं, वो कहीं पर भी हो सकता है, उससे आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मतलब ये है दोनों डाइस में कोई एक नंबर मेरा यहाँ पर क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तब हम उस सवाल को कैसे बनाएंगे, देखो आप जो नंबर आपको वो कॉमन दे रखा है ना, आप उसी पर पकड़ो, उसी को पकड़ो। जैसे यहाँ मैंने चार देखा, यहाँ पर चार है, यहाँ पर चार है, तो आप चार को पकड़ के, और आपको जोन सा अच्छा लगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन अच्छा लगता है क्लॉकवाइज में चलो, एंटी क्लॉक में अच्छा लगता है एंटी क्लॉक में चलो, लेकिन दोनों उसी में चलना है। अब जैसे यहाँ पे चार को मैंने पकड़ लिया, क्यों, क्योंकि दोनों में चार मेरा कॉमन है, तो मैं चार से ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलूंगा। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की डायरेक्शन में चलूंगा, तो इस तरीके से मैं चलूंगा, और इस तरीके से मैं चलूंगा तो इस तरीके से मैं लिखते भी चलूंगा। जैसे यहाँ पे चार आया, फिर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन चला तो फिर मेरे को दो मिला, और फिर मेरे को क्या मिला, छह मिला। ऐसे मैं यहाँ पर भी चलूंगा, यहाँ पर अपना चार था, चार के अगर मैं यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिलूंगा तो मुझे सबसे पहले चार मिला, तो मैं चार को चार के नीचे लिख दूंगा, और यहाँ पे पांच मिला, पांच को दो के नीचे लिख दूंगा, यहाँ पे तीन मिला, ये तीन को छह के नीचे लिख दूंगा। तो अब ये जो भी सर्फेसेस आया ना वो एक्चुअली मेरे अपोजिट सर्फेस आ गए। हाँ बस इतना ही था, और कुछ था ही नहीं। इसलिए तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया कि डाइस वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है, ठीक है। अब देखो यहाँ छह के अपोजिट अपना तीन हो गया, दो के अपोजिट पांच हो गया, अगर एक रहा होगा, भाई छह सरफेसेस होते हैं अपने डाइस में पूरे, तो एक होगा कहीं ना कहीं, तो वो जो एक होगा ना वो यहाँ पे छिप गया, वो कहीं इधर आ जाएगा, तो वो चार के अपोजिट कहीं एक हो जाएगा, ठीक है। दो इस तरीके से कॉमन आएंगे, दोनों में दोनों कॉमन आएंगे एक नंबर, तो जो बचेगा वो उसके अपोजिट हो जाएगा,
ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, दो कॉमन का आप कैसे करोगे? दो कॉमन का चलो जब क्वेश्चन आएगा तो मैं चलो अभी बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, अभी आप समझ गए ना, एक अगर सरफेस कॉमन रहेगा तो कैसे करोगे। अभी मैं इस पे 5-6 सवाल करवाऊंगा तो आपकी जो कंसेप्ट है और भी मजबूत हो जाएगा। लगे हाथ आप ना दो डाइस वाले भी समझो, दो डाइस मतलब दो कॉमन सरफेस रहेंगे, तब आप कैसे करोगे। ठीक है, इसको मिटाऊं? नहीं, इसको ऐसे रहने देता हूँ। चलो यहाँ पे 6 है। ठीक है, अब मैं दूसरा डाइस ले लेता हूँ इससे बढ़िया। ठीक है, मैंने अगर यहाँ पे एक डाइस ये लिया, ठीक है, अब मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर दोनों सरफेस कॉमन रहे तब आप कैसे सॉल्व कर। दो सरफेस जब कॉमन रहता है ना तो बहुत इजी रहता है वो सवाल। ठीक है, वो तो आप बिना इस तरीके से ड्रॉ करे भी बना सकते हो। अब जैसे अगर मैंने इसके सरफेसेस ले ली, यहाँ पे ले ली 2, यहाँ ले लिए 4, यहाँ ले लिया 6 ले लिया। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ ले लिया 2, यहाँ ले लिया 4, यहाँ ले लिया मैंने 5 ले लिया। अब आप इस डाइस में देखोगे ना तो देखो दो सरफेस मेरे कॉमन है। यहाँ पे देखो 4 2 कॉमन है, यहाँ पर भी देखो 4 2 कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है। इसका मतलब जो बचा ना 6 और 5, वो 6 और 5 आपस में अपोजिट हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखोगे ना आप, यहाँ पे दो सरफेस आपस में क्या है, कॉमन है दोनों में, तो मुझे इसका नहीं पता चलेगा क्योंकि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी जनरेट हो जाएगी। भाई 2 और 4 आ रहे हैं एक साथ, ये तो बिल्कुल तय है कि ये दोनों कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं आएंगे। भाई जैसे ये अपना क्या है, क्यूब है, जैसे ये क्या है अपना डाइस है मान लो। ठीक है, अब ये है और ये है, ये दोनों क्या कभी एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। इसका वाला जो अपोजिट होगा ना वो कभी इसके साथ इस तरीके से सटेगा ही नहीं। इसका वाला जो अपोजिट होगा वो यहाँ कहीं होगा, है ना, वो एक साथ हमें दिखेंगे ही नहीं। तो आप ये भी याद रख लो, जो भी अपोजिट सर्फेसेस होते हैं ना वो कभी एक साथ दिखते नहीं है और ना ही एक साथ छिपते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको समझाऊं तो देखो 4 और 2 है, एक ही साथ दिख रहे हैं, तो ये कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते मेरे भाई। तो यहाँ पे 2 और 4 हमेशा आपको साथ में ही दिखेंगे, क्योंकि 2 अगर 4 के अपोजिट होता तो 2 कहीं यहाँ पर होता और वो दिखता नहीं। कभी भी अपोजिट सरफेस, दोनों अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं दिख सकते। ठीक है, तो तीन ही सरफेस दिखते हैं हमारे डाइस में, अगर हम इस तरीके से सामने से देखें, और सवाल में भी आपको तीन ही सरफेस दिखेंगे हमेशा। तो यहाँ पर अगर 2 4 दे रखा है तो बाकी के कौन कौन से मेरे नंबर रहेंगे, 1 और 3। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकता है कि 2 और 4 के अपोजिट 1 और 3 नंबर आ सकता है। मुझे यहाँ पे कंफर्म नहीं पता रहेगा कि 2 के अपोजिट 1 आएगा या 4 के अपोजिट 1 आएगा, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी जरूर यहाँ से मुझे पता चल जाएगी कि 2 के अपोजिट और 2 और 4 को मिला के इन दोनों के अपोजिट 1 और 3 हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम इस पे बेस्ड कुछ सवाल कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको अगला कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर उस पर हम कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल आपके सामने आ रहा है। देखो यहाँ पे पहला सवाल क्या बोला है, दो पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर गिवन, विच नंबर विल बी एट द टॉप इफ 6 इज एट द बॉटम। भाई 6 अगर बॉटम पे है तो टॉप पे क्या होगा, टॉप पे उसका अपोजिट सरफेस होगा। बिल्कुल, टॉप पे क्या होगा, टॉप पे उसका मतलब मुझे 6 के अपोजिट फाइंड करना है। अब अगर इन दोनों डाइस में देखूं तो क्या मुझे कुछ कॉमन मिल रहा है? बिल्कुल, देखो यहाँ पे 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो मैं 5 को पकड़ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल लेता हूँ। भाई 5 2 4, इसका मतलब 5 2 और यहाँ पे 4 आया। अब अगर मैं इस 5 को पकड़ूं, इसके क्लॉकवाइज चलूं, 5 1 6 आया, तो 5 को मैं 5 के नीचे लिख दूंगा, फिर 1 और फिर 6 आया। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि 4 के अपोजिट 6 होगा, 2 के अपोजिट 1 होगा और 5 के अपोजिट जो भी मेरा बच गया, जो कि क्या बच गया, 3 होगा। तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा मेरा, 3 हो जाएगा। मुझसे सवाल में क्या पूछा था, मुझे पूछा था 6 के अपोजिट क्या होगा। देखो 6 के अपोजिट क्या है अपना, 4 आया। 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कुछ था इसमें? कुछ नहीं था और ना कभी कुछ होगा इसमें। ठीक है, आओ अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, टू पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर गिवन, विच नंबर विल बी एट द टॉप इफ 3 इज एट द बॉटम। भाई अगर 3 अपना बॉटम पे है तो टॉप पे क्या होगा, उसका अपोजिट सरफेस, मतलब मुझे 3 का अपोजिट सरफेस फाइंड करना है। अगर इन दोनों डाइस में देखूं तो मुझे कुछ कॉमन मिल रहा है, तो देखो 1 कॉमन का सवाल आ गया ये। भाई यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो मैं 2 को पकड़ लूंगा और 2 को पकड़ के मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलूंगा। आप एंटी क्लॉक भी चल सकते हो। चलो अगला वाला मैं एंटी क्लॉक से करवाऊंगा, इसको आप क्लॉकवाइज चलो। भाई 2 से अगर मैं क्लॉकवाइज चलूं तो 2 3 6 आ रहा है, 2 3 6 आ रहा है। अब यहाँ पर ये 2 है, तो अगर मैंने यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन चला तो यहाँ पर भी मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलूँ। क्लॉकवाइज मतलब 2 4 1 इस तरीके से। तो 2 के नीचे 2 लिख दूंगा, 3 के नीचे 4 लिख दूंगा, 6 के नीचे 1 लिख दूंगा। तो इसका मतलब क्या है, 6 के अपोजिट मेरा 1 आया, 3 के अपोजिट 4 आया, 2 के अपोजिट जो भी मेरा बच गया, जो कि 5 बच गया, 5 आ जाएगा। मुझसे क्या पूछा था सवाल में, मुझसे पूछा था 3 के अपोजिट क्या होगा। यहाँ पे 3 के अपोजिट क्या है, 4 आया, तो 4 वाला ही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आओ चलो नदियां पार करने कुछ भी बना दिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आओ अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो अपना, टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस और सोन। ठीक है, मतलब यहाँ पे दो अपने डाइस सोन किए गए। ठीक है, और अगर 6 बॉटम पे है तो मुझे टॉप पे। जल्दी जल्दी सवाल पढ़ा करो, इतना समय नहीं होता अपने पास। 4 4 कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, 4 4 कंपनियां चल रही है, इतना सवाल इतना समय नहीं होता। अभी जीडी का पेपर भी क्रैक करना है ना, इस तरीके से सोचा करो यार। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 6 अगर बॉटम पे है तो टॉप पे क्या होगा।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं देखूँ दोनों में क्या कॉमन पड़ रहा है, अब यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पर भी 1 है, इसका मतलब मैं जो 1 को ही पकड़ना है, 1 के पीछे भागो जिस तरीके से उसके पीछे भागते हो। तो यहाँ पे 1 है, 1 को मैं पकड़ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलूंगा तो 1 5 6, 1 5 और 6 है। और यहाँ पर भी मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलूंगा 1 3 2। अच्छा, इसको भी मैंने क्लॉकवाइज, चलो अगला वाला करवा दूंगा मैं एंटी क्लॉक से। 1 3 2 है ना, 1 3 2। हालांकि मैं आपको कहूंगा क्लॉकवाइज से ही करो, एक डायरेक्शन पकड़े हो एक ही डायरेक्शन पकड़ लो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन चला, यहाँ पर भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चला। इसका मतलब 6 के अपोजिट 2 हो जाएगा, 5 के अपोजिट 3 हो जाएगा, 1 के अपोजिट जो भी मेरा बच गया, जो कि क्या बच गया 4, तो 1 के अपोजिट मेरा 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा क्या था सवाल में, यहाँ पूछा था अगर 6 मेरा बॉटम पे है तो टॉप पे क्या होगा, मतलब 6 अगर 6 के अपोजिट क्या होगा। तो 6 के अपोजिट मेरा कौन सा सरफेस आया, 2 वाला, तो 6 के अपोजिट मेरा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है, भाई 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन, ठीक है, 2 पोजीशन दे रखे हैं अपने डाइस की। व्हाट विल बी एट द टॉप इफ 4 इज एट द बॉटम, है ना। मतलब यहाँ पे हमें बताना है टॉप पे क्या होगा अगर 4 बॉटम पे, मतलब 4 के अपोजिट मुझे यहाँ पे सरफेस बताना है क्या होगा। अगर मैं देखूँ दोनों टाइप्स में देखो क्या कॉमन है, बट देखो यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ एंटी क्लॉकवाइज। भाई अगर आप इस वाले डाइस में एंटी क्लॉक चलोगे ना, भाई क्लॉकवाइज मतलब इस तरीके से घड़ी की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरीके से चलना। तो अगर आप एंटी क्लॉक चल रहे हो तो इस तरीके से आएगा 2 4 6, 2 4 2 4 और 6 आया। जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो 2 3 5 आया, तो 2 के नीचे 2 आ जाएगा, 4 के नीचे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 के नीचे 5 आ जाएगा। चलो एक बार इसी को मैं बता देता हूँ क्लॉकवाइज से, अगर मैं क्लॉकवाइज से चलता तो भी क्या यही आंसर आएगा। आप चाहे क्लॉकवाइज से चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज से, आपका आंसर जो सेम आएगा वो बिल्कुल सेम ही आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्लॉकवाइज देखते हैं क्या हमारा आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, तो सेम ही आएगा, चाहे आप करके देखो यहाँ पे। अगर मैं इसी को क्लॉकवाइज से करूँ तो 2 6 4 आ रहा है, बिल्कुल 2 6 4 आ रहा है। इसको भी एंटी क्लॉकवाइज 2 5 3 आ रहा है, 2 5 3 आ रहा है। देखो 2 के अपोजिट यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 ही बच गया था, 2 के अपोजिट 1। देखो यहाँ पर भी 2 के अपोजिट 1 आया, 4 के अपोजिट 3 आया, यहाँ पर भी 4 के अपोजिट 3 आया, यहाँ पर भी 6 के अपोजिट 5 आया, और यहाँ पर भी अपना 6 के अपोजिट। तो आप चाहे एंटी क्लॉक चलो लेकिन क्लॉक चलो, लेकिन आपको ये बस रखना है कि अगर आप एक में क्लॉक चल रहे हो तो दूसरे में भी आप क्लॉक चलोगे, एक में एंटी क्लॉक चलोगे तो दूसरों में भी आप एंटी क्लॉक चलोगे। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पे इसने सवाल में क्या पूछा था, इसने पूछा था 4 के अपोजिट क्या होगा। भाई अगर 4 के अपोजिट यहाँ पे क्या है मुझे मिला, 3 मिला, तो 3 अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या था इस सवाल में भाई, कुछ नहीं था। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे, 2 रोटेटेड पोजीशन ऑफ अ डाइस आर गिवन बिलो, ठीक है, विच नंबर विल बी एट द टॉप इफ 3 इज एट द बॉटम। मतलब मुझे 3 के अपोजिट फाइंड करना है। अगर मैं देखूंगा क्या दोनों में कुछ कॉमन है, देखो यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, तो मैं 2 को ही पकड़ूं और उससे एक डायरेक्शन निर्धारित कर लूं, उसी में चलूं। क्लॉकवाइज कर लेता हूं 2 1 4, तो 2 1 और 4 है, ठीक है। और यहां से अगर मैं इसको क्लॉकवाइज चलूं तो 2 5 और 6 है। ठीक है, अब यहाँ पे तो 3 बच गया, तो 3 अपना 2 के अपोजिट हो जाएगा, और मुझसे सवाल में यही पूछा था कि 3 के अपोजिट क्या होगा। 3 के अपोजिट क्या है अपना 2 आया, तो अपना ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको अब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हालांकि बहुत ईजी है। आप जैसे ये वाला सवाल आप खुद बनाओ, वीडियो को पॉज करो और खुद बनाने की कोशिश करो। हालांकि मुझे तो ये भी नहीं लगता वीडियो को पॉज करने की जरूरत है। जैसी अभी ये 2 सेकंड का सवाल रह गया, आप इसको क्या वीडियो पॉज करोगे, वीडियो पॉज करने में ही आपको पॉज ऑन करने में 2 सेकंड लग जाएगा। चलो यहाँ पे पकड़ो, यहाँ पे 1 देखो दोनों में कॉमन है, यहाँ पर भी 1 कॉमन है, तो क्लॉकवाइज चलो 1 5 4, 1 5 और 4 है। अगर मैं यहाँ पे पकड़ूं तो 1 3 6 है, तो 1 3 और 6 है। इसका मतलब क्या है, 4 के अपोजिट 6 है, 5 के अपोजिट 3 है, 1 के अपोजिट जो भी अपना बच गया, जो कि क्या बच गया 2 हो गया, तो 1 के अपोजिट 2 हो जाएगा। मुझसे सवाल में क्या बोला था, अगर 3 अपना बॉटम पे है तो टॉप पे क्या होगा, मतलब 3 के अपोजिट क्या होगा अपना 5 आया, तो 5 अपना बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ था इस सवाल में, कुछ नहीं था। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे अभी तक हमने जितने भी सवाल किए वो सभी में अपने 2 2 डाइस दिए रहते थे। अब यहाँ पे 2 से ज्यादा डाइस दिए रहे, तब हम क्या करें, आपको कुछ नहीं करना, जैसा आप वहां पे कंसेप्ट अपनाते थे वही आपको यहाँ पर भी कंसेप्ट अपनाना है। भाई यहाँ पे 3 डिफरेंट पोजीशन ऑफ डाइस आर शोन बिलो, ठीक है, 3 डाइस दे रखे हैं। एक्चुअली में जो डाइस होता है वो एक ही होता है, लेकिन उसको अलग अलग
इस तरीके से रोटेट करके बस दिखाया रहता है, ठीक है भाई। तीनों डाइस एक रहेगा तभी तो तीनों में अगर मैं निकालूंगा तीनों को जोड़ के आपस में, तभी तो अपोजिट सर्फेसेस उसके तीनों में सेम आनी चाहिए, तभी तो वो तीन सब जब एक ही डाइस का तीन सर्फेस रहेगा तभी तो आएगा वो, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या बोला, विच नंबर अपीयर द फेस अपोजिट टू द नंबर 4, मतलब मुझे 4 के अपोजिट बताना है। तो आप किसी भी एक डाइस को पकड़ लो जिसमें आपका वन कॉमन ट्रिक लग जाए, मतलब आप जिसमें आपको कोई भी दो चीज पकड़ जाए, मतलब कोई भी, जैसे आप इस वाले डाइस को देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर वन कॉमन है, यहाँ पर वन कॉमन है, तो इन दोनों डाइस से मैं पता कर सकता हूँ। आपका अगर मन नहीं है, आपका अगर मन नहीं है दूसरे और तीसरे का, खैर एग्जामिनर को इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है कि आपका मन हो चाहे ना हो, आपको अपनी मजबूरी देखनी है, आपके घर की हालत देखनी है ना, तो करना ही पड़ेगा सवाल, ठीक है। आप देखो इस वाले और इस वाले को देखोगे तब भी आपको देखो दो दो कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पे देखो 2 5 मिल गया, यहाँ पर 2 5 मिल गया। मैंने आपको दो कॉमन वाले भी सवाल बताए थे किस तरीके से करना है, अगर दो सरफेस कॉमन रहेंगे तो बाकी का जो बच गया 3 और 1, 3 के अपोजिट अपना 1 आ जाएगा, लेकिन मुझे तो 4 के अपोजिट पता करना है, और यहाँ से मुझे 4 के अपोजिट पता भी नहीं चलेगा। कैसे पता चलेगा, क्योंकि भाई यहाँ पे 2 और 5 है, 2 और 5 के अपोजिट मेरा 4 भी हो सकता है, 6 भी हो जाता है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी जनरेट हो जाती है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे ना, इसने 4 के अपोजिट पूछा है, 4 के अपोजिट अपना 2 और 5 दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 4 और 6 हमेशा एक साथ रहेंगे और 2 और 5 एक साथ रहेंगे, तो 4 के अपोजिट 2 और 5 भी, तो यहाँ पे मुझे दो कॉमन ट्रिक लगाऊंगा तो मुझे नहीं आएगा समझ में, ठीक है, मतलब नहीं पता चलेगा मुझे 4 के अपोजिट क्या है, इसलिए मैं यहाँ पे वन कॉमन ट्रिक लगाऊंगा। वन कॉमन ट्रिक अगर मैं इन दोनों डाइस में देखूंगा तो देखो यहाँ पर भी 1 लिखा है, यहाँ पर भी 1 लिखा है, तो मैं इन दोनों डाइस को पकड़ूंगा और इससे ही अपना क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्ट कर दूंगा। तो 1 4 6 है, ठीक है, तो 1 4 और 6 है, आप इसको ही पकड़ो, यहाँ पर भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलो, तो 1 5 2, तो 1 के नीचे 1 आ जाएगा, 4 के नीचे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 के नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 4 के नीचे क्या आया अपना 5 आया, तो अपना पूछा भी यही है कि 4 के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा, अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3 different position of a dice are shown below, which number appears on the face opposite to the number 6, मतलब मुझे 6 के अपोजिट बताना है। किसी भी डाइस को पकड़ लो जिसको मन है, अगर 1 कॉमन है उसमें, तो देखो 1 कॉमन मतलब एक सरफेस कोई भी कॉमन है, अगर मैं पहले और दूसरे डाइस में देखूं, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 3 कॉमन है दोनों में, है ना, 3 कॉमन है। आप अगर पहले और तीसरे को भी देखोगे तो दोनों में देखो 4 कॉमन है, तो मैं पहले दूसरे से निकालता हूँ, आप पहले और तीसरे से निकालो। अगर मैं पहले दूसरे से निकालूं, दोनों में क्या है 3 कॉमन है, तो मैं 3 को पकड़ूंगा। तो 3, अगर आप 1 पहले और तीसरे से निकाल लो तो 4 कॉमन है, तो आप 4 को पकड़ो, फिर 4 से दोनों में क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलो, जो जिसके नीचे आ रहा है उसके नीचे रख दो, वो उसी का अपोजिट सरफेस होगा। तो अगर मैं यहाँ पे 1 3 से निकालूं तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 3 से अगर मैं यहाँ पे निकाल, मतलब 1 और सेकंड से निकालूं, फर्स्ट और सेकंड डाइस से, देखो दोनों में 3 कॉमन है, यहाँ पर भी 3 कॉमन है, यहाँ पर भी 3 कॉमन है, तो 3 से अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलूँ तो इसमें 3 4 6 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 4 और यहाँ पे 6 आएगा। यहाँ पर अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलूँ तो 3 2 5 आ रहा है, तो यहाँ पर 3 2 और यहाँ पर क्या आएगा 5 आएगा। इसका मतलब क्या है, 6 के अपोजिट 5 आएगा, 4 के अपोजिट 2 आएगा, 3 के अपोजिट जो भी अपना बच गया, जो कि क्या बच गया था 1 आएगा, तो 3 के अपोजिट यहाँ पे क्या मिला मुझे 1 मिला। अब इसने सवाल में पूछा है कि 6 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट अपना 5 होगा, अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल हमारा करेक्ट हो गया। अच्छा, जो बच्चों ने फर्स्ट और थर्ड को पकड़ के किया होगा, दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो चलो 4 को भी एक बार करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे 4 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलूँ तो क्या मिल रहा है मुझे, 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, फिर 3 मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं चलूँ तो 4 5 1, तो यहाँ पे 4 के नीचे 4 आ जाएगा और 6 के नीचे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 3 के नीचे 1 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे भी देखोगे तो देखो 3 के अपोजिट 1 आया, 4 के अपोजिट 2 आया, यहाँ पे जो बच गया वो 2 4 के अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 बच गया तो 4 के अपोजिट हो जाएगा, 6 के नीचे 5 आया था, 6 के नीचे यहाँ पे भी 5 आया। अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना तो मैं दूसरे और तीसरे से भी कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं दोनों में देखूँ तो देखो दोनों में 5 कॉमन है, यहाँ पर अपना 5 कॉमन है और तीसरे वाले में भी अपना यहाँ पे 5 कॉमन है, तो 5 को ही पकड़ लो। अगर मैं 5 को पकड़ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलूँ तो क्या मिल रहा है मुझे, 5 मिल रहा है, फिर 3 मिल रहा है, फिर 2 मिल रहा है। यहाँ से अगर मैं चलूँ तो 5 और 1 और 4 मिल रहा है, तो 5 के नीचे 5 आ जाएगा, 3 के नीचे 1 आ जाएगा, 2 के नीचे 4 आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप देखोगे, देखो 4 के नीचे 2 मिला था, तो यहाँ पर भी 4 के नीचे 2 मिला है, या फिर 4 के अपोजिट 2 मिला है। यहाँ पे देखो 3 के अपोजिट 1 मिला है, यहाँ पर भी देखो अपने 3 के अपोजिट 1 मिला है। यहाँ पे देखो 5 के अपोजिट 6 मिला है, यहाँ पर भी जो बच जाएगा वो 5 के अपोजिट आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मुझसे सवाल में क्या पूछा था, मुझसे पूछा था व्हाट विल बी द अपोजिट सरफेस टू द नंबर 6, तो यहाँ पर भी 6 के अपोजिट तो अपना 5 ही आया, अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप किसी भी दो फिगर को पकड़ लो जिसमें एक सरफेस कॉमन है और वहां से आप निकाल सकते हो कि कौन सा किसके अपोजिट होगा।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस सवाल में देखो, अब यहाँ पे देखो केवल आपके सिंबल्स मतलब केवल आपके नंबर ही नहीं दिएंगे भाई। जो स्टैंडर्ड डाइस रहेगा वहाँ पे तो बिल्कुल फिक्स है कि वहाँ पे आपको केवल हमेशा नंबर ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा 1 के अपोजिट 6 होगा, क्योंकि दोनों का सम क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। 3 के अपोजिट 4 मिलेगा, 2 के अपोजिट 5 मिलेगा। लेकिन जो जनरल डाइस है उसमें तो कुछ भी मिल सकता है ना, क्योंकि वहाँ पे तो ऐसा कोई कंसेप्ट है नहीं कि दो दो अपोजिट सर्फेसेस का जो सम होना चाहिए वो 7 होना चाहिए। तो आपको सिंबल दे देगा, कलर दे देगा, किसी का नाम दे देगा, चिड़िया बल्ला दे देगा, चाहे सिंबल्स दे देगा, मतलब उसका जो मन करे, कुत्ता बिल्ली सियार बिल्ली कुछ भी दे सकता है, हाथी घोड़ा सब कुछ बना के दे सकता है। ठीक है, खैर वो वाले सवाल भी मैंने देखे प्रीवियस ईयर में पूछे गए, तो उन सभी को मैंने इंक्लूड कर लिया ताकि आप जब एग्जाम में बैठो इस वीडियो को देखने के बाद या फिर मॉक टेस्ट वगैरह लगा तो आपको सवाल कोई किसी भी तरीके का नया ना लगे, ऐसा लगे कि हाँ ये वाला सवाल मैंने कर रखा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर भी देखूँ तो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट लगेगा मेरे भाई। यहाँ पे पूछा क्या है, पूछा है 3 डिफरेंट पोजीशन दे रखे हैं सेम डाइस के, तो मुझे बताना है विच सिंबल विल बी अपोजिट टू द फेस शोविंग स्टार, मतलब मुझे स्टार के अपोजिट बताना है ना। एक बार पूरा सवाल पढ़ भी लिया करो। ठीक है, कई बार ऐसा ही पूछ लेता है कि इसमें से दो ऐसे मतलब अलग नोट भी दे दिया रहता है। ठीक है, तो खैर हमें एक नज़र में अपने पूरे कुछ सवाल को पढ़ने की आदत बनानी पड़ेगी, क्योंकि सवाल में अगर हम इतना ज़्यादा समय लगा देंगे तो फिर बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो यहाँ पर मुझे स्टार के अपोजिट बताना, तो देखो स्टार के अपोजिट क्या होगा, मैं किसी भी दो डाइस को पकड़ लूंगा जिसमें मेरा कोई एक चीज़ कॉमन होगा, बिल्कुल। तो अगर मैं इन दोनों को डाइस पकड़ लूँ, इन दोनों डाइस को अगर मैं पकड़ लूँ, देखो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, अपना हैश कॉमन है, यहाँ पर भी हैश है, अपना यहाँ पर भी हैश है। तो मैं हैश को ही पकड़ के और यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल लेता हूँ। अगर मैं हैश से क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलूँ तो इस तरीके से चलूंगा, तो मुझे सबसे पहले क्या मिला, मुझे हैश मिला, फिर अपना एम्परसेंड मिला, फिर मुझे यहाँ पे डॉलर मिला। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलूँ तो फिर मुझे क्या मिलेगा, यहाँ मुझे मिलेगा हैश मिलेगा, फिर अपना स्टार मिलेगा, फिर अपना प्लस मिलेगा। भाई मुझसे यहाँ पे सवाल इसने क्या किया था कि स्टार के अपोजिट सरफेस क्या होगा, स्टार के अपोजिट आया अपना एम्परसेंड। अब एम्परसेंड मतलब अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो इस तरीके से दिया रहता है ना उसे एम्परसेंड बोलते हैं। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। केवल आप इसी से नहीं, आप इनका भी यूज करके बना सकते हो। अगर आप देखो यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पर भी प्लस आ रहा है, तो आप प्लस को पकड़ लो। अगर मैं प्लस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलूँ तो मुझे सबसे पहले प्लस मिला है, फिर हैश मिला है, फिर अपना क्या मिला है, स्टार मिला है। अगर मैं यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलूँ तो मुझे सबसे पहले प्लस मिला है, फिर परसेंटेज मिला है, फिर अपना एम्परसेंड मिला है। सवाल में मुझसे क्या पूछा था, स्टार के अपोजिट सरफेस कौन सा होगा, देखो यहाँ पर भी आपको स्टार के अपोजिट एम्परसेंड ही मिलेगा। ठीक है, तो आप चाहे पहले दूसरे से कर लो, दूसरे तीसरे से कर लो, या फिर पहले तीसरे से कर लो, मिलेगा आपको सेम आंसर ही। ठीक है, क्यों? क्योंकि तीनों डाइस एक ही डाइस के हैं, एक ही डाइस के फेस हैं तीनों, बस उनको इस तरीके से रोटेट करके रख दिया गया है। अगला सवाल देखो अपना यहाँ पे क्या बोल रहा है, भाई 3 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस। ठीक है, मुझे बताना है 2 के अपोजिट सरफेस यहाँ पे कौन सा होगा। तो किसी भी दो डाइस को पकड़ लो जिसमें कोई भी एक सरफेस मेरा कॉमन हो। ठीक है, या फिर इसको तो देखो मैं 2 कॉमन से भी कर सकता हूँ। अगर मैं पहले दूसरे डाइस में देखूं, देखो 3 1 कॉमन है, बिल्कुल यहाँ पे इन दोनों डाइस में 3 1 कॉमन है, तो जो बचेगा वो आपस में अपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब 2 के अपोजिट 4 हो जाएगा। अपना ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे तो हमें 1 कॉमन देख के पूरा वो ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अच्छा, आप अगर इसी को दूसरे और तीसरे से करोगे तो आपको 1 कॉमन लगाना पड़ेगा। 1 कॉमन मतलब दोनों में आप देखोगे तो केवल एक ही सरफेस है जो कॉमन है। यहाँ पे देखो 3 कॉमन है, यहाँ पर भी 3 कॉमन है, तो मैं 3 को अगर यहाँ पे पकड़ूं अपना आंसर कंफर्म करने के लिए कि इसका आंसर 4 है कि कुछ और है, तो अगर मैं यहाँ पे 3 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलूँ, 3 2 1 मिल रहा है मुझे, 3 2 और 1 मिल रहा है। अगर मैं यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलूँ तो 3 4 और 5 मिल रहा है, तो 3 के नीचे 3 4, 2 के नीचे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 के नीचे 5 आ जाएगा। तो देखो 1 के अपोजिट 5 आया, 2 के अपोजिट 4 आया। सवाल में मुझसे पूछा था 2 के अपोजिट क्या आएगा, 2 के अपोजिट 4 आया। तो पहले वाले भी जब मैंने किया तो मुझे 4 ही आया, और अभी भी मुझे 4 ही मिलेगा। तो 4 ही मिलने वाला है आपको किसी भी हालत में, अगर आप सही तरीके से कर रहे हो और क्वेश्चन सही है तो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है अपना, 3 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन, विच सिंबल विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द वन हैविंग एम्परसेंड। मतलब मुझे यहाँ पे एम्परसेंड के अपोजिट सरफेस बताना है। तो अगर मैं किसी भी दो सरफेस को पकड़ूं, दो डाइस को पकड़ूं जहां पर मैं ट्रिक लगा सकता हूं अपनी, अगर चलो अगर मैं इसी को पकड़ लूं, देखो यहाँ पे परसेंट कॉमन है, यहाँ पर परसेंट कॉमन है, आप इसको और इसको भी पकड़ सकते हो, दोनों में हैश कॉमन है, तो किसी को भी एक पकड़ लो जहाँ पे एक सरफेस हमारा कॉमन है, वहां से पकड़ के और क्लॉकवाइज चल लो। तो अगर मैं पहले पहले या फिर दूसरे और तीसरे से
करूँ तो परसेंटेज मुझे मिला, तो परसेंटेज से मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलूंगा तो मुझे सबसे पहले परसेंटेज मिला था, फिर अपना ये रेज्ड जो हम स्क्वायर के लिए यूज करते हैं, फिर मुझे क्या मिला, अपना हैश मिला, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे परसेंट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलूँ तो मुझे सबसे पहले परसेंटेज मिला, परसेंटेज के नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ इसके नीचे ये प्लस आ जाएगा, और फिर यहाँ पर हैश के नीचे एम% आ जाएगा। मुझे सवाल में पूछा था एम% के अपोजिट क्या होगा, एम% के अपोजिट अपना हैश आएगा, तो हैश अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, जो बालक अपना यहाँ पे पहले और दूसरे से कर रहे होंगे तो देखो उन्होंने हैश को पकड़ा होगा, अगर मैं हैश से यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलूँ तो हैश मिलेगा, बिल्कुल हैश ही मिलेगा, हैश तो मिलेगा नहीं, फिर यहाँ पर मुझे डॉलर मिलेगा, और फिर यहाँ पे मुझे प्लस मिलेगा, और यहाँ से अगर मैं हैश परसेंटेज और यहाँ ये मिलेगा तो हैश के नीचे हैश आ जाएगा, परसेंटेज के नीचे भैंस आ जाएगा, नहीं यहाँ पर ये डॉलर के नीचे परसेंटेज आ जाएगा, और यहाँ प्लस के नीचे ये आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर भी प्लस के अपोजिट ये वाला सरफेस आएगा, परसेंट के अपोजिट जो भी अपना रह गया था, कौन सा अपना रह गया था, है यहाँ पे कौन सा रह गया था, मुझे हैश भी अपनी प्लस रह गया, तो प्लस आ जाएगा इसके अपोजिट। सही तो कर रहे हैं हम, नहीं प्लस तो अपना यहाँ पे यूज हो चुका है, तो यहाँ पे कौन सा सरफेस रह गया था, एम% हमने यहाँ पे यूज कर दिया, ये यूज कर दिया, फिर अपना डॉलर रह गया था, तो परसेंट के अपने अपोजिट कौन सा आ जाएगा, डॉलर आ जाएगा। यहाँ पर भी आप देखोगे परसेंटेज के अपोजिट डॉलर है, प्लस के अपोजिट ये वाला है, और यहाँ पर हैश के अपोजिट हमारा कौन सा बच गया, एम%, तो एम% हो जाएगा। लेकिन मुझसे सवाल में पूछा एम% के अपोजिट क्या होगा, एम% के अपोजिट अपना हैश आएगा, अपना हैश अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये वाला सवाल आप वीडियो को पॉज करके करो, वही कंसेप्ट लगेगा, किसी भी दो डाइस को पकड़ना है, वहां पर अगर आपको कोई भी एक सरफेस कॉमन मिल जा रहा है उसको पकड़ना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलना है। तो अगर मैं देखूं यहाँ इन दोनों डाइस में क्या क्या कॉमन मिल रहा है, अगर मैं पहले और दूसरे में देखूं तो देखो मुझे 4 और 5 दोनों में कॉमन है, तो मैं यहाँ पे 2 कॉमन ट्रिक लगा सकता हूँ, दोनों डाइस में 2 चीज कॉमन है, तो जो बाकी का बच गया 3 और यहाँ पे 2, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में अपोजिट हो जाएंगे। जब आप सवाल में देखोगे तो मुझसे 3 के अपोजिट ही पूछा है, तो 3 के अपोजिट मेरे को क्या मिला, 2 मिला, तो अपना ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप किसी दूसरे फिगर को भी अगर चेक करोगे तो यही मिलेगा आपको। जैसे अगर मैं तीसरा और चौथा देखूं तो यहाँ पर भी मुझे 2 कॉमन ट्रिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में देखो 6 और 3, और यहाँ पर भी 6 3 कॉमन है, तो 1 के अपोजिट 5 आ जाएगा। लेकिन मुझे 3 के अपोजिट पता करना है तो मैं यहाँ से तो नहीं पता कर सकता, तो मुझे फिर दूसरे अपने डाइस में झांकना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे किसी दूसरे डाइस में देखूं जहां पर मैं 1 कॉमन ट्रिक लगा के पता कर लूं कि 3 के अपोजिट क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे कौन सा मिलेगा मुझे। अगर मैं यहाँ पे दूसरे और तीसरे को देखूं तो अगर यहाँ पे देखो 5 कॉमन है, यहाँ पर भी 5 कॉमन है, तो मैं यहीं पे लगाता हूँ अपना 1 कॉमन ट्रिक। 5 2 4 आपको मैं हर तरीके से समझाऊंगा, है ना। मेरा मकसद ये नहीं है कि इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन है कैसे किसी भी तरीके से इनको करा देना और एक तरीके से आपको बस बता देना कि हाँ हम भी देखो यूट्यूब पे प्रेजेंट है, हम भी करवाते हैं और ये सारी चीज़ें बस वगैरह वगैरह। नहीं भाई, हमारा एक पर्पस है, अगर आपने हमारी वीडियो पे क्लिक किया है, आप अगर अपना यहाँ पे समय दे रहे हैं तो आप जरूर कुछ सीख के जाओ, ठीक है। आपका समय बर्बाद ना हो, आपको ऐसा ना लगे कि ये मैंने वीडियो देखा और मेरे यहाँ पे सारे कंसेप्ट क्लियर ना हुए, बिल्कुल नहीं, ऐसा हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल फील ना हो। यहाँ पर मैं आपको हर एक एक सवाल में ना जितने तरीके हो सकते हैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा, ताकि आपका एक तरीके से जो कंसेप्ट है वो इसको लेकर एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को पकड़ूं, अगर मैं दूसरे और तीसरे को डाइस को पकड़ूं तो 5 2 4 मिल रहा है, तो यहाँ पर 5 2 और 4 मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे पकड़ूं तो 5 3 6 मिल रहा है, अगर इसके मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलूं तो 5 के नीचे 5 आ जाएगा, 2 के नीचे 3 आ जाएगा, 4 के नीचे 6 आ जाएगा। तो देखो 4 के अपोजिट 6 आया, 2 के अपोजिट 3 आया, 5 के अपोजिट 1 आएगा जो बच गया था। यहाँ पर भी देखो हमें 1 के अपोजिट 5 मिला था जब हमने तीसरे चौथे डाइस से किया था, लेकिन मुझे तो बताना है 3 के अपोजिट क्या हुआ। देखो 3 के अपोजिट यहाँ पे 2 आया, पहले भी हमारा 2 आया था, अपना ऑप्शन नंबर सी अभी भी 2 ही आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या, इजी चैप्टर है, इसमें भी आप धीरे धीरे समझोगे, फिर किसी लेवल का दिमाग है यार, है ना। बढ़ाओ थोड़ा सा लेवल, बढ़ाओ दिमाग का। अब जैसे इस सवाल में देखो क्वेश्चन नंबर 13 अपना, भाई यहाँ पे 3 डिफरेंट पोजीशन दे रखे हैं किसी भी सेम डाइस के, मुझे बताना है व्हाट विल अपीयर ऑन द अपोजिट सरफेस ऑन विच अल्फाबेट पी अपीयर, ठीक है। मुझे पी के अपोजिट बताना है, तो अगर मैं किसी भी दो डाइस को पकड़ूं, अगर मैं इन दोनों डाइस को पकड़ूं, देखो दोनों में क्या कॉमन है, एस कॉमन है दोनों में, तो मैं एस को पकड़ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलता हूँ, तो क्या मिल रहा है मुझे, एस फिर टी फिर जेड मिल रहा है, एस मिल रहा है फिर टी मिल रहा है फिर जेड मिल रहा है। यहाँ पर क्या मिल रहा है मुझे, एस मिल रहा है फिर एक्स मिल रहा है फिर पी मिल रहा है, तो एस के नीचे एक्स एस आ जाएगा, टी के नीचे अपना एक्स आ जाएगा और जेड के नीचे अपना क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। मुझसे इसने सवाल क्या किया था, मुझसे इसने सवाल किया था कि पी के अपोजिट क्या होगा, पी के अपोजिट क्या है अपने पास, जेड आया, जेड इसका अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत आई इसमें, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई और ना ही आपको आएगी, ठीक है। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, भाई यहाँ पे 4 पोजीशन दे
रखे हैं सेम डाइस के। अभी तक हम जितने भी सवाल करते थे उन सभी में हमें 3 डाइस, हालांकि इसमें देखो 4 डाइस है, तो आपको यहाँ पर भी वैसे उसी तरीके से करना है कि 2 डाइस दे रहे, 3 डाइस दे रहे, 4 डाइस दे, 6 डाइस दे, 10 डाइस दे। 10 डाइस तो खैर देता नहीं है, लेकिन हाँ 6 डाइस दे देता है वो। तो उसमें आपको वही करना है, किसी भी 2 डाइस को पकड़ना है जहाँ पर आप देखो कि एक सरफेस कॉमन है, वहां से आप पता कर सकते हो कि कौन सा किसके अपोजिट होगा, है ना। अब वो 2 डाइस कोई से भी हो सकता है, चाहे पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, या फिर पहला चौथा, या फिर दूसरा चौथा, या पांचवा, कोई भी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे पकड़ूं, मुझे 3 के अपोजिट बताना है, तो 3 के अपोजिट कौन सा, किसी भी एक डाइस को पकड़ो। अगर मैं देखो यहाँ पे तीसरे और चौथे को देखो 3 1 और 3 1, तो यहाँ से मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि 6 के अपोजिट 4 हो जाएगा। बस मुझे यही बात पता चलेगी कि 6 के अपोजिट 4 है, लेकिन मुझे फाइंड करना है 3 के अपोजिट क्या होगा। तो मुझे कोई दूसरे डाइस में देखना पड़ेगा। अगर मैं पहले और दूसरे डाइस में देखूँ तो देखो क्या कॉमन है। देखो यहाँ पे 2 3 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 3 कॉमन है, तो यहाँ से मुझे पता चल गया, यहाँ से मुझे यही पता चला कि 4 के अपोजिट 6 है। तो यहाँ से तो मुझे दो दो कॉमन वाले मिलने हैं, फिर मुझे कुछ और जुगाड़ लगाना पड़ेगा। फिर मुझे कहीं दूसरे और तीसरे में देखूं अगर मैं, तो दूसरे और तीसरे में भी नहीं मिल रहा, ठीक है। अगर मैं इन दोनों में देखूं तो इन दोनों में मुझे भी नहीं मिला। और फिर मैं अगर इन दोनों में देखूं, अब देखो सेकंड और फोर्थ में अगर मैं देखूं, तो वन कॉमन ट्रिक में लगा सकता हूं, क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। तो अगर मैं इन दोनों को पकड़ूं तो 3 से मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलूं तो 3 मिल रहा है, फिर 2 मिल रहा है, फिर 6 मिल रहा है, बिल्कुल। अगर मैं यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलूँ तो मुझे यहाँ पे 3 मिल रहा है, फिर 1 मिल रहा है, फिर 4 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, फिर 1 मिल रहा है, फिर 4 मिल रहा है। तो देखो 6 के अपोजिट 4 आएगा, पहले भी अपने 2 बार 6 के अपोजिट 4 आ चुके हैं। 2 के अपोजिट 1 मिल रहा है, जो भी बच जाएगा वो 3 के अपोजिट बच जाएगा, हो जाएगा। तो 3 के अपोजिट हमारे यहाँ पे क्या बच गया, 5 बच गया, तो 3 के अपोजिट अपना 5 हो जाएगा। मुझसे सवाल में यही तो पूछा था कि 3 के अपोजिट क्या हुआ, तो 3 के अपोजिट अपना 5 होगा। अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, यहाँ पे 4 डाइस दे रखे हैं, एक सेम डाइस के, मतलब 4 डिफरेंट पोजीशन दे रखे हैं। मुझे बताना व्हाट विल बी द फेस अपोजिट टू द फेस हैविंग नंबर 1, तो मुझे 1 के अपोजिट बताना है। तो अगर मैं किसी भी 2 डाइस को पकड़ूं जहां पर एक सरफेस मुझे कॉमन दिखे, और देखो पहले दूसरे में ही है भाई, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो अगर मैं 3 को पकड़ूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलूं, 3 5 1, 3 5 और 1। और अगर मैं यहाँ पे 3 को पकड़ूं, 3 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलूं, 3 4 2, तो 3 के नीचे 3 आ जाएगा, 5 के नीचे 4 आ जाएगा, 1 के नीचे 2 आ जाएगा। तो 1 के अपोजिट 2 हो जाएगा। सवाल में यही तो पूछा है कि 1 के अपोजिट कौन सा सरफेस है, 1 के अपोजिट 2 है। अपना ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, जो बचेगा कौन सा बचा अपना 6, वो 3 के अपोजिट हो जाएगा। लेकिन मुझसे यहाँ पे पूछा है कि 1 के अपोजिट क्या होगा, तो 1 के अपोजिट अपना ऑप्शन नंबर सी 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा किस तरीके से अभी हमें करना है। अब इस सवाल को करो, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ठीक है। इस सवाल को अभी रहने दो, इस सवाल में थोड़ा गड़बड़ है ना, इसमें थोड़ा एरर है। इस वाले सवाल को करो, क्वेश्चन नंबर 17 में देखो भाई, 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन, द 6 फेसेस ऑफ विच आर कलर्ड रेड। यहाँ पे जो 6 फेसेस हैं दोनों डाइस के, उनको हमने अलग अलग कलर कर दिया, ठीक है। अब ये जो भी अपने कलर के नाम है, ठीक है, वो तो हमें साफ साफ दिख रहा है, मैंने कलर भी कर रखा है इसमें ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। सेलेक्ट द कलर दैट विल अपेयर ऑन द फेस अपोजिट टू द वन कलर्ड व्हाइट। मतलब मुझे व्हाइट के अपोजिट बताना है, जो भी अपना ये व्हाइट वाला सरफेस है ना, मुझे इसके अपोजिट बताना है। तो अगर मैं देखूं दोनों में, देखो दो दो सरफेस कॉमन है, यहाँ पर रेड और येलो कॉमन है, यहाँ पर भी रेड और येलो है। इसका मतलब जो बच गया वो उसके अपोजिट हो जाएगा। ग्रीन बच गया, ग्रीन के अपोजिट व्हाइट हो जाएगा, ग्रीन के अपोजिट क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। सवाल में पूछा तुम व्हाइट के अपोजिट क्या होगा, तो व्हाइट के अपोजिट कौन सा बच गया, ग्रीन बच गया, मतलब ग्रीन हो जाएगा। अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आएगा, आप समझ में आया होगा आपको कुछ, अब यहाँ पे कुछ दिक्कत ही नहीं है भाई। यहाँ पे 2 कॉमन ट्रिक लग रहा है, ऐसे में बिना लिखे बिना पेन उठाए कर सकता हूँ। अच्छा, इस सवाल में देखो, यहाँ पर भी वही पूरा स्टेटमेंट दे रखा है और पूछा है कि मुझे ब्लू के अपोजिट क्या है, ब्लू के अपोजिट अगर मुझे बताना है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर भी देखो 2 सरफेस कॉमन है, रेड और व्हाइट, रेड और व्हाइट। तो यहाँ पे जो बच गया वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तो बी के अपोजिट वाई हो जाएगा। और यहाँ पे पूछा ही है ब्लू के अपोजिट क्या है, तो ब्लू के अपोजिट व्हाइट नहीं येलो, ठीक है, तो येलो हो जाएगा। अपना ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर में पूछे गए और आगे भी इसी तरीके से सवाल पूछे जाएंगे, चाहे आप इतिहास का कोई सा भी मॉक टेस्ट उठा के देख लो, चाहे फ्यूचर भविष्य में जब आप पेपर दोगे तो आप वहाँ पे देख लेना। आपके सवाल अगर नहीं बने ना तो कमेंट में लिख के जाना, भैया आपका कंसेप्ट यूजलेस है, नहीं आया समझ में मुझे। तब मैं आपसे पूछूंगा क्या समझ में नहीं आया और किस तरीके से समझ में नहीं आया और क्यों नहीं आया, क्या नहीं आया समझ में, ठीक है। तो इस बात की तो बिल्कुल गारंटी है कि आपके सवाल जो है वो इसी तरीके से पूछे जाएंगे, और आप अगर ये वीडियो को देख लोगे तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे, भाई यहाँ पे 2 डिफरेंट पोजीशन दे रखे हैं सेम डाइस के, और मुझे क्या पूछा है, डॉग के अपोजिट क्या होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ डॉग के अपोजिट दोनों सरफेस में, अगर मैं देखूँ दोनों सरफेस में 2 कॉमन है, यहाँ पर बैट और एंट कॉमन है, यहाँ पर भी बैट और एंट कॉमन है, तो डॉग के अपोजिट फॉग हो जाएगा। डॉग के अपोजिट क्या हो जाएगा,
फोग हो जाएगा। अच्छा, सवाल में अगर यहीं पे वो पूछ लेता कि बैट के अपोजिट क्या होगा, तो बैट के अपोजिट आप बता नहीं सकते हो बैट के अपोजिट क्या होगा। देखो, बैट के अपोजिट, अब ये दोनों तो कभी होंगे नहीं। बैट के अपोजिट ना ही डॉग होगा, ना ही फॉग होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में अपोजिट है। ना ही बैट के अपोजिट डॉग होगा, ना ही फोक होगा, और बैट के साथ आ गया अपना एंट, तो ना ही अपना कभी एंट होगा। ठीक है, और ना ही बैट कभी खुद के अपोजिट होगा। तो इन तीनों को, इन चारों को छोड़ के जो बच गया, कौन सा बच गया अपना, यहाँ पे कैट बच गया, और अपना कौन सा बच गया, एग बच गया। तो बैट के अपोजिट अपना कैट भी हो सकता है, एग भी हो सकता है। तो यहाँ पर तो दोनों दे रखे हैं, लेकिन सवाल में अगर अगर वो इस तरीके से सवाल देगा तो वो एक ऑप्शन को गायब कर देगा, इसकी जगह वो कुछ और दे देगा। इसकी जगह अगर वो दे देगा, सपोज एंट दे देगा वो इसकी जगह, तब इसका करेक्ट आंसर क्या होता? अगर वो सवाल में पूछ लेता कि बैट के अपोजिट क्या होगा, तो बैट के अपोजिट कभी भी बैट तो होगा नहीं, और फॉग भी होगा नहीं, क्योंकि जो उसके साथ उसके अपोजिट है वो कभी उसके साथ आएगा ही नहीं, है ना भाई। कभी भी दो सरफेस अगर दोनों अपोजिट है तो एक सरफेस दिखना दिखना मस्ट है, जरूरी है। एक सरफेस छुपेगा, ठीक है, तभी तो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब जैसे यहाँ पर बैट है, ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये जैसे यहाँ पे बैट है, तो जो इसका अपोजिट सरफेस होगा वो यहाँ नीचे होगा ना, तो वो थोड़ा ना दिख रहा है हमें। अब जैसे ये एंट है, इसका अपोजिट सरफेस कहीं यहाँ पे होगा, वो हमें थोड़ा ना दिख रहा है। अब जैसे ये डॉग है, डॉग का अपोजिट सरफेस यहाँ पे हो, तो कोई भी दो सरफेस एक साथ अपोजिट जो है वो एक साथ कभी दिखेंगे नहीं। तो डॉग के अपोजिट, बैट के अपोजिट अपना फॉग भी नहीं होगा, फॉग तो साथ में दिख रहा है, तो फॉग नहीं होगा, अपना बचा कैट, कैट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो सवाल आपको इस तरीके से भी दे सकता है। अब इस सवाल में देखो, अब देखो अपना सवाल आ गया ओपन डाइस का। ओपन डाइस के सवाल को किस तरीके से बनाते हैं, आप यहाँ पे कंसेप्ट समझो सबसे पहले। ठीक है भाई, अपने ओपन डाइस मतलब देखो, ओपन डाइस मतलब जैसे आपका जो डाइस है ना, वो एक पेपर पे बनाया गया, फिर उसको जब हम फोल्ड करेंगे तो वो डाइस डाइस के फॉर्म में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको डाइस बना के नहीं देगा, यहाँ पे आपको ओपन डाइस देगा और बोलेगा कि बताओ इसमें कौन सा किसके सरफेस अपोजिट है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके के डाइस हो सकते हैं, मतलब ओपन डाइस हो सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये बनाऊं, ठीक है, तो डाइस इस तरीके से भी आपका दिखता है। ठीक है, एक तो इस तरीके से भी आपका डाइस दिखता है, ये एक सरफेस, दो सरफेस, तीन सरफेस, चार, और ये छह सरफेस, छह सरफेस होते हैं ना, तो ये छह सरफेस हो गए। अब वो इस तरीके से भी हो सकता है, अगर आप इस फिगर को भी फोल्ड करोगे तो भी आपका क्या मिलेगा, अपना यहाँ पे डाइस मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये तीन सरफेस हो गए, ये तीन सरफेस हो गए। ठीक है, आपको इस तरीके से भी मिल सकता है। जैसे ये अपने पास क्या है, यहाँ पर ये चार है, ठीक है, एक, दो, और ये तीन है, और यहाँ पर ये आ जाएगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा, तो यहाँ पे ये चार, छह सरफेसेस हो गए। तो इस तरीके से भी आपको दे सकता है, आपको किसी भी तरीके से वो दे सकता है। लेकिन आपको यहाँ पे ये समझना है कि एक्चुअली में यहाँ पर ये अपोजिट क्या किसके कैसे पहचाने हम। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया, वन लिख दिया, टू लिख दिया, थ्री लिख दिया, फोर लिख दिया, फाइव लिख दिया, सिक्स लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से क्या किसके अपोजिट होगा। अच्छा, यहाँ पे बताओ थ्री के अपोजिट क्या होगा, फाइव के अपोजिट क्या होगा, सिक्स के अपोजिट क्या होगा। यहाँ बताओ वन के अपोजिट क्या होगा, टू के अपोजिट क्या होगा, थ्री के अपोजिट क्या होगा। यहाँ बताओ फोर के अपोजिट क्या होगा, टू के अपोजिट क्या होगा, सिक्स के अपोजिट क्या होगा। देखो, अब जब भी आपके सामने ओपन डाइस आ जाए ना, तो इसकी एक ट्रिक होती है, अल्टरनेट ट्रिक। अल्टरनेट जो भी सरफेस होते हैं ना, वो आपस में अपोजिट होंगे। जब आप इस तरीके का पेपर पे आप बना के कटिंग करके और इस तरीके से नेमिंग करके आप उनकी फोल्ड करके देखोगे, तो आप वहां पे प्रैक्टिकल करके भी देखोगे तो आपको बिल्कुल सही मिलेगा जब आप इस तरीके से फाइंड करोगे। जैसे अल्टरनेट ट्रिक हमारी क्या कहती है, जो भी अल्टरनेट सरफेस होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे अगर आप, मैं पहले फिगर में आपको बताऊं, तो यहाँ पे आप देखो, टू और फोर एक दूसरे के अल्टरनेट है ना, अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के, तो टू और फोर एक दूसरे के अपोजिट है, इसका मतलब टू और फोर क्या हो जाएंगे, आपस में अपोजिट हो जाएंगे। यहाँ पे थ्री और फोर एक दूसरे के अल्टरनेट सरफेस है, तो थ्री और फाइव क्या हो जाएंगे, आपस में अपोजिट हो जाएंगे। बचा कौन सा, सिक्स बचा और वन बचा, तो सिक्स के अपोजिट क्या हो जाएगा, वन बचेगा। अच्छा, वन अपोजिट हो जाएगा। मैंने आपसे यहाँ पे सवाल क्या पूछा था, थ्री के अपोजिट क्या आएगा, थ्री के अपोजिट क्या है, मुझे मिला फाइव हो जाएगा। फाइव के अपोजिट थ्री हो जाएगा, सिक्स के अपोजिट क्या आया, वन आया, तो सिक्स के अपोजिट अपना वन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी करोगे, भाई वन का अल्टरनेट सरफेस थ्री है, तो वन के अपोजिट क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, और थ्री के अपोजिट क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अच्छा, टू के अल्टरनेट सरफेस फाइव है, तो टू के अल्टरनेट सरफेस फाइव है, तो टू का अपोजिट सरफेस फाइव हो जाएगा। फोर का अल्टरनेट सरफेस सिक्स है, तो फोर के अपोजिट अपना क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा।
इस वाले में देखो, इस वाले में भी ऐसे होगा भाई। 6 के देखोगे तो इसका अल्टरनेट सरफेस 2 है, तो 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 के अपोजिट 6 हो जाएगा। 4 के अगर अल्टरनेट सरफेस देखोगे तो 4 के अल्टरनेट सरफेस क्या है, 3 है, तो 4 के अल्टरनेट सरफेस 3 हो जाएगा, 3 का 4 हो जाएगा। जो बाकी के बचे 1 बचा और 5 बचा, तो 1 के अपोजिट 5 हो जाएगा, 5 के अपोजिट 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको अब ये समझ में आया होगा कि हमको किस तरीके से करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम अपने उस वाले सवाल पे चलते हैं और वहाँ पे उस ओपन वाले डाइस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या, हमला करेंगे हम। ठीक है, अब कोशिश वोशिश बाहर में गया। अब जैसे यहाँ पे देखो सवाल में इसने क्या बोला है, सेलेक्ट द डाइस दैट कैन बी फॉर्म बाय फोल्डिंग द गिवन सीट अलोंग द लाइंस। अच्छा अच्छा सवाल है। यहाँ पे देखो क्या बोला है भाई, सबसे पहले तो हमें ये ओपन डाइस दे रखा है। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक ही चीज पता कर सकता हूँ कि कौन सा किसके अपोजिट है। तो यहाँ पर अगर मैं अल्टरनेट सर्फेस से अपना मेथड लगाऊं और यहाँ पे देखूं कौन सा किसके अपोजिट है, देखो 4 के अपोजिट 1 आ रहा है, तो 4 के अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, 6 के अपोजिट अपना 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों अल्टरनेट है, तो 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बाकी का जो बचा 3 और 5, तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, अपना 5 हो जाएगा। अब मुझसे इसने सवाल में पूछा है कि जो अपना अपना ओपन डाइस दिया है ना सवाल में, आप इसको जब फोल्ड करोगे तो यहाँ पे जो भी फॉलोइंग फिगर है, जो भी ये 4 डाइस दे रखे हैं, इसमें से कौन सा बन सकता है इसमें से। अब इसको कैसे पहचानोगे, देखो इसको पहचानोगे दिमाग लगा के। कैसे दिमाग लगाओगे, जब मुझे यहाँ पे ओपन डाइस दिया तो मैं यानी यहाँ से ये ऑब्जर्व कर लिया कि 4 के अपोजिट 1 आएगा, 6 के अपोजिट 2 आएगा, 3 के अपोजिट 5 आएगा। अब मैं एक मूल मंत्र जानता हूँ डाइस के सवालों को सॉल्व करने के लिए और उनमें गलतियां फाइंड करने के लिए, कि कभी भी दो सरफेस एक दूसरे के अपोजिट जो है वो कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। क्या कभी एक साथ दिख सकते हैं, नहीं। जो चीज अगर जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 का अपोजिट सरफेस यहाँ नीचे कहीं होगा, क्या वो अपोजिट सरफेस मुझे दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। तो यहीं पे आप यही वाली ट्रिक लगाओगे और इस सवाल को सॉल्व करोगे। अब यहाँ से जब मेरे को ओपन डाइस यहाँ पे दिया तो यहाँ से मैंने ये ऑब्जर्व किया कि 4 के अपोजिट 1 है, तो क्या 4 और 1 एक दूसरे के साथ दिख सकते हैं, कभी भी नहीं दिख सकते। तो ये वाला अपना गलत हो गया। अच्छा 6 और 2 है, 6 और 2 कभी दिख सकते हैं, देखो 6 और 2 कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं दिख सकते, तो ये वाला भी अपना क्या हो गया, गलत हो गया। अच्छा और कुछ बचे मेरे, देखो 1 और 4 हो गया। अब इन दोनों डाइस को अगर मैं देखूं तो देखो 1 2 5 है, 1 और मतलब देखो 1 के अपोजिट 4 है, तो 1 के अपोजिट यहाँ कहीं 4 नहीं दे रखा। 6 के अपोजिट 2 है, देखो 6 दे रखा है, इसके अपोजिट 2 नहीं दे रखा। 3 दे रखा है, 3 के अपोजिट कहीं 5 नहीं दे रखा। ऐसे इसमें भी आप देखोगे 1 का अपोजिट 4 नहीं दे रखा, 5 के अपोजिट 3 नहीं दे रखा, 6 के अपोजिट 2, मतलब एक एक ही सरफेस दे रखा है तीनों में से। तो अपना ये दोनों डाइस करेक्ट हो जाएगा, मतलब बी और सी, अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आपने ये समझा कि कभी भी एक साथ दोनों जो सरफेस होते हैं वो दिख नहीं सकते, वो दोनों सरफेस ना कभी भी एक साथ छिप भी नहीं सकते, क्योंकि अगर वो छिप गए तो जहां पर भी पीछे छिपेंगे इसका मतलब वो दोनों साथ में आ गए। भाई अगर ये अपने पास, अगर मैं इससे आपको समझाऊं, जैसे अपने पास ये क्या है, अपने पास ये क्या है, डाइस है। ठीक है, अब ये 4 है। ठीक है, 4 के अपोजिट यहाँ जो नीचे वाला सरफेस होगा, ठीक है। अब ठीक है ना, आप ऐसे नहीं, चलो ठीक है, 4 के अपोजिट यहाँ पे नीचे वाला सरफेस है, 6 के अपोजिट यहाँ पीछे वाला सरफेस होगा यहाँ कहीं, जो कि मुझे दिख नहीं रहा, और 1 के अपोजिट क्या है, यहाँ कहीं पीछे सरफेस है। अब जब आप देखोगे इन तीनों को, जब आप देखोगे, अब इन तीनों को देखोगे, देखो ये वाला सरफेस, ये जो पीछे पीछे है, नीचे नीचे के, क्या ये तीनों आपस में चिपक रहे हैं ना, बिल्कुल जिस तरीके के जो हमें 3 सरफेस दिख रहे हैं वो आपस में चिपकते हैं, उसी तरीके से जो छुपे हुए सरफेस होते हैं पीछे के 3, वो भी आपस में चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, तो अब जब वो दोनों सरफेस अगर मैंने छिपा दिया जो अपोजिट है, इसका मतलब दोनों, भाई 3 सरफेस हमेशा छिपते हैं, 3 सरफेस दिखते हैं, अगर 3 में से 2 अपोजिट है तो वो कैसे एक साथ छिप सकते हैं, हैं? अगर वो अपोजिट रहेंगे तो एक दिखेगा, एक छिपेगा। तो दोनों सरफेस ना ही कभी एक साथ दिख सकते हैं, ना ही कभी एक साथ छिप सकते हैं। ये मूल मंत्र है, डायरी में नोट कर लेना आपने। ठीक है, और कई सारे सवाल में आप मदद करेगा आपको ये ऑप्शन एलिमिनेशन में। अब जैसे इस सवाल में देखो यहाँ पे क्या बोला है, सेलेक्ट द डाइस दैट कैन बी फॉर्म बाय फोल्डिंग द गिवन सीट अलोंग द लाइंस। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पे मतलब मुझे यही पता करना है, अगर ये अपने पास ओपन डाइस है तो यहाँ पर ये चारों डाइस, इस ओपन डाइस को अगर मैं फोल्ड करता हूँ तो चारों में से कौन सा डाइस बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ 3 के अपोजिट 5 आ रहा है, बिल्कुल अल्टरनेट मेथड लगाऊंगा तो 3 के अपोजिट क्या आया, 5 आया। फिर 2 के अपोजिट अपना यहाँ पे 6 मिलेगा, बिल्कुल 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जो बचा 4 वो अपना 1 के अपोजिट हो जाएगा, तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, अपना 4 हो जाएगा। अब अगर मैं अपने सवाल में यहाँ पे देखूं तो 1 2 3, 1 के अपोजिट मुझे यहाँ पे 4 भी नहीं मिल रहा, 2 के अपोजिट 6 भी नहीं मिल रहा, 3 के अपोजिट 5 भी नहीं मिल रहा, तो ये मेरा सही हो सकता है। ठीक है,
आगे अगर मैं देखूं और भी डाइस देखूं तो देखो 4 के अपोजिट 1 होता है, 4 के अपोजिट यहाँ पे 1, भाई यहाँ पे 4 के अपोजिट 1 है, 4 के अपोजिट 1 दे नहीं रखा। अच्छा 6 के अपोजिट यहाँ पे मुझे क्या मिला, 2 मिला, तो यहाँ पर 2 नहीं दे रखा। 5 के अपोजिट मुझे क्या मिला, 3 मिला, 3 यहाँ पर नहीं दे रखा, तो ये भी मेरा करेक्ट हो सकता है। अगर मैं यहाँ देखूँ, देखो 4 के अपोजिट 1 है, 4 के अपोजिट 1 है, तो ये कभी करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 4 के अपोजिट 1 इसने दे दिया, कभी भी दो अपोजिट सरफेस एक साथ दिख नहीं सकते। अच्छा 6 के अपोजिट 2 आएगा मेरे यहाँ पे, जब मैंने ओपन डाइस को यहाँ पे कंक्लूजन किया तो 6 के अपोजिट 2 कभी मतलब एक साथ दिख नहीं सकता, तो ये दोनों गलत, केवल मेरे ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे, ए और बी। अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे आपके ओपन डाइस से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है जो बाकी रह गए थे वो भी अब आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखो ये अपना ओपन डाइस दे रखा है, मुझे बताना है कौन सा सर्फेस अपना प्लस के अपोजिट होगा। प्लस के अपोजिट फाइंड करना है, मतलब प्लस का अल्टरनेट सर्फेस कौन सा है, एम्परसेंड। अपना ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो गया। कुछ नहीं था, 1 सेकंड का सवाल नहीं था, मतलब मिली सेकंड में सवाल हो गए, देखते ही सवाल सॉल्व हो गया। कुछ था इसमें, अगर मैं पूरा सॉल्व कराऊँ तो परसेंट के अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैश हो जाएगा। ठीक है, स्टार के अपोजिट क्या हो जाएगा, अपना डॉलर हो जाएगा, और प्लस के अपोजिट क्या हो जाएगा, अपना एम्परसेंट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, यहाँ पर भी अपना ये एक ओपन डाइस दे रखा है, मुझे बताना है इसमें से कौन सा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कौन सा है, मतलब यही वाला बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो देखो स्टार है, स्टार के अपोजिट क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, तो स्टार के अपोजिट आर हो जाएगा। कभी भी स्टार और आर एक साथ दिख नहीं सकते, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट सरफेस है ना, तो एक साथ दिखेंगे नहीं। अच्छा क्यू के अपोजिट हैश है, क्यू के अपोजिट हैश है, तो कभी भी क्यू और हैश एक साथ नहीं दिखेंगे, अपना ऑप्शन नंबर ए वाला भी यहाँ से एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब जो बाकी का बच गया वो उसके साथ आ जाएगा, तो एट द रेट क्रॉस के साथ आ जाएगा, तो एट द रेट के अपोजिट कौन सा सरफेस आ गया, क्रॉस आ गया। तो कभी भी एट द रेट और क्रॉस एक साथ नहीं दिख सकता, ऑप्शन नंबर 2 भी गलत, केवल एक ही बच गया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप इसको चेक करना चाहो तो ये भी चेक कर सकते हो, भाई आर के अपोजिट स्टार होता है, क्या यहाँ पे आर तो दे रखा है लेकिन स्टार नहीं दे रखा, दोनों अपोजिट सरफेस में से एक ना एक देना चाहिए। ठीक है, अब क्यों दे रखा है, क्यों के अपोजिट हैश है, तो क्या यहाँ पे हैश दे रखा है, बिल्कुल नहीं, केवल क्यों दे रखा है। अच्छा क्रॉस दे रखा है, क्रॉस के अपोजिट एट द रेट, तो एट द रेट नहीं दे रखा, क्रॉस दे रखा है, तो ये अपना ऑप्शन नंबर सी किसी भी कीमत पे यहाँ से मुझे करेक्ट मिल गया। अगले सवाल पे देखो, अगला सवाल यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे पूछा है अ क्यूब इज मेड बाय फोल्डिंग द गिवन सीट इन द क्यूब सो फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सिंबल विल नॉट बी द अपोजिट सरफेस। मतलब यहाँ पे जो ये ऑप्शन में दे रखे हैं ना, इसमें से ये बताना है कि कभी भी एक दूसरे के ये जो सरफेस दे रखे हैं कौन से ऐसे ऑप्शन है जिसमें कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। नोट लिखा है बड़ा बड़ा कैपिटल लेटर में, एग्जाम में नहीं लिखा रहता कैपिटल लेटर में कई बार। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले तो आपको पता करना है कौन सा किसके अपोजिट हो रहा है, तो हैश के अपोजिट अपना ये वाला साइन आएगा, जो ग्रेटर देन स्मॉलर देन कह सकते हो, ग्रेटर देन, तो हैश के अपोजिट क्या आएगा, अपना ये वाला साइन आएगा। अच्छा एट द रेट के अपना अपोजिट क्या आएगा, एट द रेट के अपना अपोजिट आएगा परसेंट, फिर जो बाकी बच गया एम परसेंट के अपोजिट क्या आ जाएगा, अपना डॉलर आ जाएगा। मुझे इसने पूछा है कौन सा इसमें से ऑप्शन में से करेक्ट है कि जो मतलब अपोजिट नहीं होगा, तो एम्परसेंड के अपोजिट यहाँ पे डॉलर आएगा, एम्परसेंड के अपोजिट डॉलर आएगा, ये मेरा अनकरेक्ट है, मुझे वो बताना है जो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं आएंगे। अच्छा ठीक है, डॉलर के अपोजिट हैश नहीं आएगा, डॉलर के अपोजिट एम्परसेंड आएगा, यही वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डॉलर के अपोजिट अपना एम्परसेंड दे रखा था ना, हैश थोड़ी ना आएगा, यहाँ पे इसने हैश दे रखा है। मुझे सवाल में यही पूछा था कि इसमें से कौन सा ऐसा करेक्ट ऑप्शन है जिसमें वो गलत दे रखा है कि वो उसका अपोजिट सरफेस नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखोगे परसेंट के अपोजिट यहाँ पे एट द रेट देखा है, देखो परसेंट के अपोजिट एट द रेट है, तो ये मेरा गलत होगा, सवाल के हिसाब से गलत होगा, फिगर के हिसाब से सही है। सवाल में तो इसने यही पूछा ना कि कौन सा किसके अपोजिट सरफेस नहीं है, वो वाला आपको चूज करना है। तो यहाँ देखो हैश के अपोजिट ग्रेटर देन दे रखा है, हैश के अपोजिट ग्रेटर दे रखा है, तो ये भी मेरा सवाल का आंसर नहीं है, अपने सवाल का आंसर नोट वाला जो फॉलो करे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल हमारा बिल्कुल करेक्ट आएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द बॉक्सेस दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द गिवन सीट अलोंग द लाइंस। ठीक है, यहाँ पे अपना ओपन फिगर है, इसको मुझे सॉल्व करना है और बताना है कि अपना यहाँ ऑप्शन में जो भी दे रखे हैं इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, मतलब कौन सा ऐसा है जिसको अगर मैं इस वाले डाइस को फोल्ड करूँ तो कौन सा इसमें से डाइस बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कौन सा किसके अपोजिट है, वो सरफेस कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं दिख सकते, बिल्कुल मैंने आपको पहले से बताते आ रहा हूँ, कभी भी अपोजिट सरफेस ना एक साथ दिख सकते हैं ना एक साथ छिप सकते हैं, तो 6 1 के अपोजिट हो गया, कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है, 3 और 5 कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, 3 के अपोजिट 5 हो जाएगा, बाकी जो बचा 2 के अपोजिट अपना यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 2 के अपोजिट अपना यहाँ पे 4 हो जाएगा। देखो 3 के अपोजिट 5 दे रखा है, 3 के अपोजिट 5 कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। ठीक है, और कुछ दिख रहा है तो देखो, देखो कभी भी 2 के अपोजिट 4 नहीं आएगा, भाई 2 के अपोजिट 4 तो आएगा अपोजिट, लेकिन एक साथ दिखेंगे नहीं, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, और कुछ यहाँ से मिल रहा है तो देखो भाई, अगर मैं इस वाले सवाल को देखूँ तो 6 3 4 दे रखा है, 6 3 4 दे रखा है, और इस वाले सवाल को देखूं तो 3 2 1 दे रखा है।
3 2 1, तो ये वाले मेरे जो दोनों सवाल हैं वो यहाँ से बिल्कुल जो दोनों ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बाकी इसमें से अगर मैं कुछ और एलिमिनेट कर पाऊँ तो कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ भाई, 3 के साथ 5 नहीं आएगा, देखो ये दोनों में 3 के साथ 5 नहीं दे रखा, 1 के अपोजिट 6 है, 6 नहीं दे रखा दोनों में, है ना, मतलब यहाँ पे 6 दे रखा है तो 1 नहीं दे रखा, और यहाँ पे अगर 2 दे रखा है तो 4 नहीं दे रखा, तो दोनों ये मेरे दोनों करेक्ट है। अपना ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो गया, अपना ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखो, अब आपको ना डाइस बना के देगा और सवाल में बोलेगा कि बताओ इनमें से कौन सा ओपन फिगर इसका बनेगा। ठीक है, इस तरीके से सवाल आते हैं। तो यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना भाई, अगर ये दो डाइस दे रखे तो आप यहाँ से पता कर सकते हो वन कॉमन ट्रिक लगा के कि दोनों में क्या क्या कॉमन है, वहां से आप पता कर सकते हो कौन सा किसके अपोजिट है। अब जो भी मेरा ऑप्शन में वो फॉलो करेगा कि ये वाला अगर इसके अपोजिट है, ओपन फिगर में भी अगर वो उसके अपोजिट है तो वो वाला मेरा करेक्ट होगा। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे एल कॉमन है, यहाँ पर भी एल कॉमन है, तो अगर मैं एल को पकड़ के यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलूँ तो एल ओ और पी, और अगर मैं यहाँ से भी चलूँ तो एल एन क्यू, एल एन और क्यू, तो पी के अपोजिट क्यू होना चाहिए, ओ के अपोजिट एन होना चाहिए, और एल के अपोजिट क्या होगा, एल के अपोजिट देखो मुझे एम दिखाई दे रहा है अपने ऑप्शन में, इसका मतलब एल के अपोजिट एम ही होगा, तीनों में चारों में एम दिखाई दे रहा है, तो एल के अपोजिट क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए। अब मैं अगर अपने ऑप्शन में देखूं तो कौन सा, एम के अपोजिट एल आना चाहिए। ठीक है, एम के अपोजिट एल मतलब एम का अल्टरनेट सरफेस एल आना चाहिए, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर एम का अपोजिट एल नहीं है एन है, तो ये मेरा फिगर गलत हो जाएगा। अच्छा, ओ के अपोजिट एन आना चाहिए, ओ के अपोजिट एन आना चाहिए, ये गलत हो गया। ओ के अपोजिट एन आना चाहिए, ये भी गलत हो गया। ओ के अपोजिट एन आना चाहिए, दे रखा है। क्यू के अपोजिट पी आना चाहिए, क्यू के अपोजिट पी आना चाहिए, ये अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा कि जब क्लोज्ड फिगर दिया रहा है, मतलब डाइस पूरा बना के दिया रहा है, वो पूछे कि बताओ अगर मैं इस डाइस को अनफोल्ड करूंगा तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, वो भी अब आप इस सवाल को बना सकते हो। अच्छा ठीक है, इस सवाल में देखो क्वेश्चन नंबर 27 में दो ओरिएंटेशन दे रखे हैं। ठीक है, सेम डाइस के ओरिएंटेशन मतलब उसको रोटेट करके अलग अलग सरफेस दिखा रखा है उसका। द डाइस इज ऑब्टेन बाय फोल्डिंग द ऑप्शन फिगर। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये जो डाइस दे रखे हैं ना, इसका अनफोल्डेड वर्जन है ये। तो अगर मैं इन दोनों डाइस में देखूँ तो देखो 3 कॉमन है, यहाँ पे, यहाँ पर भी थर्ड कॉमन, यहाँ पर भी थर्ड कॉमन है, तो इसी थर्ड को मैं पकड़ के कॉमन ट्रिक लगा सकता हूँ। यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर मैं यहाँ से चलूँ तो थर्ड फिफ्थ और फर्स्ट मिल रहा है मुझे, तो पहले थर्ड आया, फिर फिफ्थ आया, और फिर यहाँ पे मुझे फर्स्ट मिला। अगर मैं यहाँ पे थर्ड को पकड़ूं और यहाँ से थर्ड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलूं तो थर्ड के नीचे अपना थर्ड आ जाएगा, फिर फिफ्थ के नीचे अपना सिक्स्थ आ जाएगा, और फर्स्ट के नीचे सेकंड आ जाएगा। तो मैं अपने ऑप्शन में देखूंगा ये वाली चीज मेरी फॉलो होनी चाहिए। यहाँ पे थर्ड के जो बच गया, कौन सा बच गया अपने यहाँ पे अपना बच गया फोर्थ, तो थर्ड के अपोजिट आना चाहिए अपना, यहाँ पे फोर्थ आना चाहिए। तो मैं अपने ऑप्शंस में देखूंगा अगर ये बात मेरी फॉलो हो रही है कि थर्ड के अपोजिट फोर्थ, फिफ्थ के अपोजिट सिक्स और फर्स्ट के अपोजिट सेकंड है, तो वही मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो अगर मैं देखूं थर्ड के अपोजिट फोर्थ आना चाहिए, तो थर्ड के अपोजिट सिक्स्थ दे रखा है, ये मेरा गलत हो जाएगा। थर्ड के अपोजिट फोर्थ ये सही है, थर्ड के अपोजिट फोर्थ ये सही है, थर्ड के अपोजिट सेकंड नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। अच्छा, फिफ्थ के अपोजिट सिक्स देना चाहिए, फिफ्थ के अपोजिट सिक्स दे रखा है, ये सही है। फिफ्थ के अपोजिट फर्स्ट नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया। एक ही बचा, अपना ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टरनेट मेथड को आप चाहे ओपन डाइस को सॉल्व करने में लगा सकते हो, चाहे क्लोज डाइस दे रखा है उससे आप ओपन डाइस फाइंड कर सकते हो, दोनों में ये कारगर साबित होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, ठीक है, अगला सवाल में भी थोड़ा बहुत एरर था। ठीक है, चलो खैर देखते हैं इसको बना के, लेकिन इसको रहने दो, इस सवाल में ना एरर है ना, ये मिस टाइप हो चुका है, जब मैंने इसको देखा तो एडिट करने भूल गए इसको। खैर इस वाले सवाल को बनाओ, अगली क्लास में जब हम लेकर आएंगे तो इस वाले क्वेश्चन को सही करके हम इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, अब इस सवाल में देखो, है ना, हालांकि पूरा वन शॉट है, इसमें जितने भी क्वेश्चन करवाए वो एकदम बेस्ट है। अगर आप उन सभी को सॉल्व कर लोगे इन दो क्वेश्चन के अलावा, जो मैंने एक पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया कि एरर था उसमें, और इस वाले में एरर था, मतलब इनकी टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है जब मैंने देखा तो सॉल्व करके, तो उसको फिर मुझे चेक करना पड़ेगा, फिर सही से करना पड़ेगा, उसको हम बाद में बता देंगे आपको। लेकिन पहले आप इस सवाल को देखो, यहाँ पे सेलेक्ट द डाइस दैट कैन बी परफॉर्म बाय फोल्डिंग द। ठीक है, अब इन दोनों, अगर मैं यहाँ पे ओपन डाइस है, ठीक है, अगर मैं यहाँ से पता करूँ कौन सा किसके अपोजिट आएगा, भाई डी के अपोजिट ही आएगा, बिल्कुल अल्टरनेट सरफेस है, डी के अपोजिट ही आएगा। ए के अपोजिट सी आएगा, ए के अपोजिट क्या आएगा, अपना सी आएगा। और यहाँ पे जो बच गया एफ, एफ के अपोजिट बी आ जाएगा, एफ के अपोजिट क्या आ जाएगा, अपना बी आ जाएगा। तो यहाँ पर अपने ऑप्शंस में भी यही बात फॉलो होनी चाहिए। अगर डी के अपोजिट ए है ना, तो कभी भी डी और ई एक साथ दिख नहीं सकते। देखो यहाँ पे डी और ई एक साथ दिख गया, तो ये वाला अपना गलत हो जाएगा। कभी भी ए और सी एक साथ दिख नहीं सकते, ए और सी कभी भी एक साथ दिख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट सरफेस है। कभी भी एफ और बी एक साथ दिख नहीं सकते, ये दोनों एक साथ कैसे दिख गए, इनकी हिम्मत कैसे हो गई, तो ये गलत हो जाएगा। अपना ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बच गया, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये कैसे करेक्ट हो जाएगा भाई, डी के अपोजिट ही होता है, डी के अपोजिट है, ये वाला भी, इसमें भी एरर है क्या है,
इस वाले सवाल में भी एरर कर दिया है ना, ये वाला भी सवाल में एरर है, ठीक है यार, एरर है, एरर है, ठीक है। इस वाले सवाल को आप रहने दो, इस वाले सवाल को बनाओ, ठीक है। इस वाले सवाल में भी एरर था। इस वाले सवाल को अगर मैं देखूं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 भाई, दो ओरिएंटेशन दे रखे हैं सेम बॉक्स के 8 ये अच्छा सवाल है। आप इसको जब बनाओगे ना तो आप देखोगे आपको कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी। यहाँ पे एक अनफोल्ड कर दिया मैंने, अगर यहाँ पे दो डाइस है अपने, और अगर मैंने इसको अनफोल्ड कर दिया तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा। तो अगर मैं देखूं दोनों में क्या कॉमन है, देखो दोनों में पी एन कॉमन है, दोनों में क्या है, पी एन कॉमन है, तो एल के अपोजिट एम हो जाएगा। तो एल के अपोजिट एम हो जाएगा, केवल मैं यही बात पता कर सकता हूँ, यहाँ पे एल के अपोजिट क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो एल के अपोजिट एम होना चाहिए, ये नहीं होगा। एल के अपोजिट एम होना चाहिए, ठीक है। एल के अपोजिट एम होना चाहिए, ये नहीं होगा। एल के अपोजिट एम होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बच गया, ठीक है। वो अगला सवाल है जिसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, ये वाला नहीं था। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस वाले सवाल को अब आप करो तो मैं जानूं। भाई यहाँ पे दो डाइस दे रखे हैं अपने क्लोज्ड, अब अगर मैं इसको फोल्ड करूंगा अनफोल्ड करूंगा तो ये मेरे को मिलेंगे अपने ऑप्शन। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रिक लगाऊं, कौन सा ट्रिक देखो, यहाँ पे आप ट्रिक नहीं लगा सकते, है ना। आप यहाँ पे कॉमन ट्रिक लगा ही नहीं सकते भाई, तीनों में मतलब दोनों डाइस में अगर मैं देखूं तो कुछ कॉमन है ही नहीं कि मैं वहां पे वन कॉमन ट्रिक लगाऊं। तो मैं कैसे सॉल्व करूं मेरे भाई, कैसे सॉल्व करूं मैं यहाँ पे, हैं कैसे सॉल्व करूं मैं यहाँ पे। देखो आप यहाँ पे सॉल्व करोगे ऑप्शन से। अगर मैं इस ऑप्शन में देखूं, भाई ये तो डाइस दे रखे हैं क्वेश्चन, ये अपना क्वेश्चन 100% ठीक है, ठीक है। इसमें जो डाइस दे रखा है वो सेम डाइस का ही अलग अलग रोटेट करके इसने ओरिएंटेशन दे रखा है। तो मैं अपने ऑप्शन में देखूंगा, भाई अगर अगर यहाँ पे ये अनफोल्डेड है, इसका मतलब इसके हिसाब से जो 5 है उसका अपोजिट सरफेस 8 होना चाहिए, 3 का अपोजिट सरफेस 4 होना चाहिए, 6 का अपोजिट सरफेस 7 होना चाहिए। आप यहाँ पे देखो 5 के अपोजिट 8 दे रखा है, लेकिन अगर 5 के अपोजिट 8 दे रखा है तो कभी भी वो एक साथ दिख नहीं सकते। लेकिन यहाँ तो 5 और 8 एक साथ दिखे, तो ये वाला मेरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखूं 3 और 5, 3 के अपोजिट 5 दे रखा है, अगर ये दोनों अपोजिट है, भाई ओपन फिगर में हम ऐसे ही तो फाइंड करते थे कि अल्टरनेट जो सरफेस होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो अगर 3 5 के अपोजिट है तो कभी भी 3 और 5 एक साथ दिख सकते हैं, यहाँ तो दिखा रखा है इसने, क्वेश्चन में तो दिखा रखा है। इसका मतलब मेरा ये भी गलत हो जाएगा, अगर मैं इन दोनों डाइस को फोल्ड करूँ तो ये वाला मेरा फिगर नहीं बनेगा। अच्छा 5 के अपोजिट 8 दे रखा है, मैंने पहले इससे चेक कर लिया 5 के अपोजिट अगर एक साथ है तो कभी भी वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। अच्छा यहाँ पे देखो 5 के अपोजिट 8 नहीं दे रखा, अच्छा 7 के अपोजिट 5 दे रखा है। देखो अगर यहाँ पे 7 दे रखा है ना तो यहाँ कहीं 5 नहीं मिलेगा आपको, अगर यहाँ 5 दे रखा है ना तो यहाँ कहीं 7 नहीं मिलेगा। अच्छा 6 के अपोजिट 8 है, देखो दोनों फिगर में आप देखोगे 6 और 8 कभी भी आपको एक साथ नहीं मिलेगा। 3 के अपोजिट 4 है, अगर आप दोनों डाइस में देखोगे क्वेश्चन में तो 3 और 4 कभी भी एक साथ नहीं मिलेगा दोनों डाइस में, ठीक है। तो अपना ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल हमारा करेक्ट हुआ। तो जहां पर हमारा साम दाम दंड भेद नहीं लगा रहा, वहां पर एक दूसरा पांचवा अपना तरीका काम आएगा, ऑप्शन की मदद लो, ठीक है। ऑप्शन को एलिमिनेट करो और वहां से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और यही अपना आज का आखिरी सवाल था, और आखिरी वाला सवाल था वो बेस्ट सवाल था। यहाँ पर हमें ऑप्शन की मदद लेनी पड़ी थी, हमको बिना ऑप्शन के हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अपना कमेंट में जरूर फीडबैक देना कि आपको किस तरीके से क्लास लगा, आपके कंसेप्ट और भी अच्छे हुए, क्लियर हुए, आपको क्लास कैसे लगी, समझ में आया कि नहीं आया, वो सब आप बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगले चैप्टर में मिलते हैं, है ना। अगला चैप्टर हम वन शॉट उसका भी क्रिएट करने लग रहे हैं, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। अगली क्लास में मिलते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे अपलोड होगा आप देख लेना, ठीक है। तो और बाकी आपका कुछ डाउट वगैरह होगा तो कमेंट में बता देना, बाकी जो यहाँ पे एरर वाले क्वेश्चन थे उसको हम कवर करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं एक और नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ एक बात हो, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना, इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना, ताकि आप इन सभी क्वेश्चन को एक बार और प्रैक्टिस कर सको खुद से, और ताकि आपका जो कंसेप्ट है और भी मजबूत हो जाए, प्रैक्टिस भी और अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।